इस वीडियो में मैंने पूरा का पूरा परसेंटेज कवर करवा दिया, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। बस थोड़ा सा स्पीड में करवाया ताकि आपके माइंड में भी एक ऐसा नेचर बन जाए कि आपको भी स्पीड में चीजें सॉल्व करनी है, ताकि एग्जामिनेशन पे आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि परसेंटेज है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि ये आने वाले 4 से 5 कंसेप्ट्स में एक बहुत अच्छा बेस यानी फाउंडेशन क्रिएट कर देता है। कौन से आने वाले टॉपिक्स में? एक तो है सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपने परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला टॉपिक आता है प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद आता है रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद आता है एवरेज। एवरेज एक्चुअली हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बट इतना ज्यादा इंटरलिंक होता नहीं एवरेज और मिक्सचर एंड एलिगेशन। बट जहां जहां पे भी परसेंटेज से और इन सब चीजों से लिंक्ड होगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले जो सारे टॉपिक्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं अरिथमेटिक के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा परसेंटेज जो है अरिथमेटिक का वो ये सारे टॉपिक्स कवर करते हैं। इसके अलावा टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन वो इससे कनेक्टेड इतने नहीं रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज के जो रिलेटेड कंसेप्ट हैं ये सारे, इनको हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक्स हैं हमारे टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और भी जो 2-3 टॉपिक्स हमारे इसमें रह जाते हैं अरिथमेटिक में, उनको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी कंप्लीट चीज में से या कोई भी पूरी चीज में से उसका कुछ पार्ट या फिर कोई हिस्सा। जैसे मान लीजिए कोई पिज्जा आपने लिया, तो पिज्जा के टोटल स्लाइसेस मान लीजिए 4 है। अब उन 4 स्लाइस में से अगर आपने एक स्लाइस खा लिया तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4। यानी 4 पार्ट में से उसका एक पार्ट आपने कंज्यूम कर लिया और उसकी फ्रैक्शन आपसे किसी ने पूछी तो आप बताओगे 1/4। अगर आपने 2 स्लाइस खा ली होती तो 2/4 हो जाता। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने टोटल 2 स्लाइस खा ली 4 में से। अब मुझे किसी ने बोला इसका परसेंट बताओ आप। तो परसेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज 100 में कितनी है। जैसे मान लीजिए 25%, यानी 25% का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज 100 में कितनी है, मतलब 25/100, यानी 100 में से 25 जो है वो क्या डिनोट करेगा? 25%। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है ना, 25% को अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे परसेंट लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है? अपन 100। और अगर कोई चीज मुझे फ्रैक्शन में से परसेंट में कन्वर्ट करनी है तो मुझे क्या करना होता है? इनटू 100 करना होता है। अब जैसे यहाँ पे 2/4 है, इस 2/4 को अगर मैं बोलूं कि मुझे परसेंट में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? इनटू 100 कर देंगे, जिस वजह से ये क्या आ गया? 50% आ गया हमारा आंसर। अब बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है ना, जब हम डेसिमल पुट करते हैं तो एक पॉइंट पे आने के बाद क्या फिगर्स रुक जाते हैं, यानी उसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यानी अगर मैं इसको लिखूं 7/10, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 0.7। अब 7 के बाद आगे ये सॉल्व नहीं होगा, तो इस तरह से क्या होगा? 7 पे टर्मिनेट हो गया, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है क्या, कि टर्मिनेटिंग डेसिमल उन्हीं फ्रैक्शन का बनेगा जिसके डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर n हो, या 5 की पावर n हो, या 2 की पावर n into 5 की पावर n हो। अगर डिनोमिनेटर में कभी भी 3 या 3 का कोई भी मल्टीपल आ गया तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बन सकता। ठीक है, एक एग्जांपल से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए 7/4 है, तो 4 क्या हो गया? 2 की पावर 2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 7/2 की पावर 2। अब मुझे क्या करना है ना, अल्टीमेटली 10 की पावर n बनाना है नीचे कैसे भी करके, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। अदरवाइज कैसे भी कंडीशन में वो नहीं बन सकता। ठीक है, 10 की पावर n बनाना है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? 10 की पावर n कैसे बना सकता हूँ? तो इंटू 5 की पावर 2। अब डिनोमिनेटर में इंटू 5 की पावर 2 किया तो न्यूमरेटर में भी इंटू 5 की पावर 2 करना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा आगे जाकर के? 175/100 दैट विल बी इक्वल टू 1.75। अब 5 के आने के बाद ये रुक गया, यानी ये टर्मिनेट हो गया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को डिस्कस करेंगे। जब डेसिमल्स के बाद फिगर्स रुकते नहीं है, कंटिन्यू बेसिस पे चलते जाते हैं, तो ऐसे डेसिमल्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे यहाँ पे 1/3 मैंने लिखा है, तो 1/3 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या? 0.3333 टिल इनफाइनाइट। तो जब इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलते जाते हैं फिगर्स, तो ऐसे डेसिमल्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। मतलब ये कभी टर्मिनेट नहीं होंगे, रुकेंगे नहीं, चलते जाएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है क्या, ये डेसिमल्स किन फ्रैक्शन से मिलकर बनते हैं? जिनमें डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर n, या 5 की पावर n, या 2 की पावर n into 5 की पावर n ना हो, या फिर हो तो इसके साथ में कुछ और भी हो, लाइक 3 का कोई मल्टीपल हो। अगर 3 का कोई भी मल्टीपल हुआ तो फिर ये क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। या फिर अगर ये नहीं हुए और 3 का कोई मल्टीपल हुआ तो भी क्या होगा? वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी इनका होना नहीं होना फर्क नहीं पड़ता, मेन फर्क पड़ता है 3 का कोई भी मल्टीपल है या नहीं है। ठीक है, अब इस वीडियो में मैंने कुछ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए वो लिखे हैं, तो इसको आप जरूर से एक बार देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, कि पहले आपको फ्रैक्शन से कैसे इसको परसेंट में कन्वर्ट करना और परसेंट से कैसे डेसिमल में कन्वर्ट होंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीजें रिमाइंड ना करने की बजाय एकदम टिप्स पे याद होंगी ना, तो वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा टाइम सेविंग के मामले में। अब दूसरा कंसेप्ट आता है, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टार बना करके 4.5 और 5 के ऊपर बार। तो इसका मतलब क्या होता है? जब डेसिमल के राइट साइड में अगर बार है तो इसका मतलब क्या होता है? 4.55555 टिल इन्फिनिटी। और जब डेसिमल के लेफ्ट साइड में बार है, जैसे यहाँ पे 4 पे बार है, तो इसका मतलब क्या होता है? माइनस, यानी -4 प्लस 0.5। तो इसका आंसर क्या हो गया? -3.5। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जाम में बहुत ज्यादा रेलेवेंस तो नहीं है, लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 3 + 1/4। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? एलसीएम आएगा 4, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 होगा, तो 1 4 जार और 4 into 3 12, और ऐसे ही 4 1 जार और 1 into 1 1, तो ये हो गया 13/4। या तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लूं, या फिर 3 + 1/4 की जगह मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 3 1/4, इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। 4 into 3 12 और 12 + 1, तो ये हो गया 13/4। यानी मैं इसको 3 + 1/4 लिखूं या 3 1/4 लिखूं या 13/4 लिखूं, बात बराबर ही है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 35/11 + 39 3/11, तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? एक काम करता हूं, इन दोनों डिजिट्स को साथ में सॉल्व कर लेता हूं। 30 + 39 = 69, और इन दोनों को साथ में सॉल्व कर लेता हूं। 5 और 3 दैट इज 8/11। याद रखना भाई, डिनोमिनेटर कभी भी ऐड नहीं होता, डिनोमिनेटर में हमेशा तो एलसीएम लेना पड़ता है अगर अलग अलग हो तो। कुछ लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को भी ऐड कर देते हैं, न्यूमरेटर ऐड होता है अगर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो तो। ठीक है ना, 2 + 5 7 7 + 8 15, तो ये हो गया 15, 3 + 12 15, 15 + 6 31, 31/11।
17। अब यहाँ पे ये तो वापस से इम्प्रॉपर फॉर्म में आ गया। अब इसको वापस से मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 17 और 31 को डिवाइड करेंगे, 15 प्लस 1 14/17, तो 15 प्लस 1 कितना हो गया 16, 14/17 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन में माइनस कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे 10 - 3 7/37 करना है, तो कैसे करेंगे, इसको हम एक काम करते हैं 10 में से 3 की जगह ना 4 को माइनस करते हैं। ठीक है, 10 - 4 कितना होगा 6, और एक काम करते हैं 37 में से 7 को जब माइनस करेंगे वो कितना आएगा 30 बाय, और ये डिनोमिनेटर में क्या है 37, ऐसे सॉल्व कर दिया, ये आंसर आ जाएगा। 15 में से 11 14/19 माइनस करना है, तो एक काम करते हैं 11 की जगह ना 12 माइनस करते हैं। इस 11 की जगह 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, और 19 में से 14 माइनस करते हैं तो क्या आएगा 5, न्यूमरेटर में आ गया अपॉन 19। ऐसे ही यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे 100 - 16 2/3 में, तो 16 की जगह हम एक काम करते हैं 17 माइनस करते हैं, तो ये आ गया 83, और 3 में से 2 माइनस किया तो कितना आया 1, 83 1/3, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन ऐसा करते क्यों और इसका आंसर ऐसे कैसे आता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब 100 - 16 2/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 माइनस ब्रैकेट में 16 और 16 2/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 16 + 2/3। अब मुझे काम करना है इस 2/3 को पूरा 1 बनाना है, तो वो कैसे बनाऊंगा, इसमें काम करता हूँ 1/3 ऐड कर देता हूँ और 1/3 माइनस कर देता हूँ, तो इससे पूरे एक्सप्रेशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 2/3 + 1/3 मिलकर के 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो गया 100 - 17 - 1/3, और जब मैं इसको ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो ये क्या आएगा 100 - 17 + 1/3 इज इक्वल टू कितना आएगा 83 1/3। अब इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज पे मूव करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ परसेंट्स लिख रखे हैं, अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपॉन 100 करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है अपॉन 100, तो 40% मतलब होता है 40/100, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 0 से 0 कैंसिल, 2 2s and 2 5s, दैट विल बी इक्वल टू 2/5। यहाँ पे लिखा 25%, तो 25% मतलब 25/100, 25 1s 25 4s, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 1/4। 33 1/3% लिखा तो 33 × 3 99 + 1 = 100, 100/3 हो गया, और परसेंट का मतलब इंटू 100 डिनोमिनेटर में इंटू 100, यानी अपॉन 100 करेंगे तो 300 आ जाएगा ये, दैट विल बी इक्वल टू 1/3। 16 2/3% मतलब 16 × 3 48, 48 + 2 50, 50/3, और परसेंट है तो 100 कर देंगे तो 300 हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 1/6। 37 1/2%, 37 × 2 74, 74 + 1 75/200, दैट इज इक्वल टू 3/8। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन टू परसेंटेज दे रखे हैं जो आपको याद रखने हैं, ध्यान से सुनना, याद रखना है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन टू परसेंटेज की काफी अच्छे लेवल में प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या होगा आपका फाउंडेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। 4/9 को अगर हमें परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा 1/9 की परसेंटेज फॉर्म क्या होता है 11 1/9, तो 4/9 कितना होगा, एक काम करते हैं इस 4 को पहले इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं और इस 4 को इस 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आएगा 44 4/9%। ठीक है, ऐसे ही 5/6 की हमें निकालनी है, तो पहले 1/6 की क्या होती है 16 2/3%, ये याद होना चाहिए। तो 5/6 की हम कैसे निकालेंगे, इस 5 को पहले 16 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 16 5 80, और फिर इस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इक्वल टू 10/3। अब ये क्या यहाँ पे इम्प्रॉपर फॉर्म में आ गया, तो अब इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो क्या आएगा 80 + 3 1/3%, दैट इज इक्वल टू 83 1/3%। ऐसे 4/7 के लिए हमें निकालना है, तो 1/7 की फ्रैक्शन होती है 14 2/7, तो इसको 4/7 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 4 को पहले 14 से मल्टीप्लाई और 4 को 2 से मल्टीप्लाई, दैट इज 56 8/7%। अब यहाँ पे वापस से इम्प्रॉपर फॉर्म में दैट विल बी इक्वल टू 56 + 1 1/7%, दैट इज इक्वल टू 57 1/7%। बाकी के जो 2-3 है इनको आप खुद सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है क्या कि a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, कैसे, यानी a/100 * b बराबर होगा b/100 * a के, कैसे, यहाँ पे दोनों में नीचे डिनोमिनेटर 100 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बाद में क्या बचेगा ab इज इक्वल टू b, ये बराबर होते हैं, दोनों में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है बीच में, तो इस वजह से a% ऑफ b बराबर होता है b% ऑफ a के। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, कौन कौन सी, एक तो 4% और एक 5%। 4% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/25, और 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। अभी क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चन जो है वो आपके डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे, काफी सारी जो परसेंट है वो आपको डायरेक्टली फ्रैक्शन आपको निकालना आ जाएगा। जैसे अगर आपको याद है 4% की फ्रैक्शन अगर होती है 1/25, तो अगर आपसे कोई पूछे 32% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आपको बस ये देखना है कि 4 और 32 में कितनी बार आता है, 4 8 बार आता है, तो 8/25 आ गया हमारा आंसर। होप तो समझ में आ गया होगा। ऐसे 28% की जब हम बात करें तो 4 से कितनी बार आता है 28, 4 7 28 आता है, तो 7/25 हो गई 28% की फ्रैक्शन। ऐसे 5% इज इक्वल टू 1/20 होता है, तो अगर 65% की अगर कोई आपसे फ्रैक्शन फॉर्म पूछे तो आप कैसे बताओगे, 5% की वैल्यू होती है 1/20, तो 65 कितनी बार आता है 5 में 13 बार, तो 13/20 आ गई इसकी वैल्यू। अब इस वीडियो में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट परसेंट टू फ्रैक्शन देखेंगे, जिसको सॉल्व करने में आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे लिखा 466 2/3%। अब इतना बड़ा फिगर देख कर घबराना मत भाई, एक काम करते हैं इसको स्प्लिट कर लेते हैं तो आपको ईजी रहेगा थोड़ा सा। इसको एक काम करते हैं हम लोग लिख लेते हैं 400% और 66 2/3%। ठीक है, इसी से मिलकर बना होगा 466 2/3%। अब 400% की फ्रैक्शन क्या होती है, ऑब्वियस सी बात है 4 प्लस 66 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 33 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/3। अब 1/3 में इंटू 2 कर दूंगा तो होगा 66 2/3%, तो इस वजह से ये कितनी होगी 4 + 2/3 14/3 होगी इस फ्रैक्शन। 500% और 44 4/9, 500% की फ्रैक्शन हो गई 5, और 44 4/9% की फ्रैक्शन हो गई 4/9, 9 5 45, 45 + 4 49, 49/9। ऐसे 1028% के केस में कितना होगा, 1000 और 28 को स्प्लिट कर लेते हैं, तो 1000% कितना होगा 10 + 28%। आपको ध्यान करना है 28% यानी किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, तो 28% की फ्रैक्शन कितनी होगी 4 7 28, तो 7/25, 257/25 आंसर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 11/4 जो कि एक फ्रैक्शन फॉर्म है। अगर मुझे इसको परसेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करूंगा, 1/4 होता है
25%, तो 11/4 कितना होगा 25% इंटू 11, दैट विल बी इक्वल टू 275%, ठीक है। या फिर मैं इसको एक दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकता हूं, कैसे, इस फ्रैक्शन को स्प्लिट करके। कैसे स्प्लिट करूंगा, ये कितनी बार जाएगा, 4 2s 8, और रिमाइंडर बचेगा कितना 3, तो 2 + 3/4। अब मुझे इसको, इस फ्रैक्शन को जो स्प्लिट किया मैंने, इसको अगर मुझे परसेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करूंगा, इंटू 100 करके। तो 2 को इंटू 100 करूंगा तो कितना होगा 200%, प्लस 3/4 को इंटू 100 करूंगा तो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 75%, तो ये कितना होगा 275% आंसर। ऐसे ही 48/7 के केस में क्या करूंगा, मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूं, 7 6 42, रिमाइंडर बचेगा 6/7, तो ये हो गया 6 + 6/7, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मैं इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं, कैसे, मैं अभी 7 6 42 ले रहा हूं ना, यानी 48 से छोटा नंबर। मैं एक काम करता हूं, 48 से आगे चला जाता हूं, तो क्या होगा 7 7 49, तो ये हो गया 7 7 49, और कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 माइनस कर दूंगा, -1/7, न्यूमरेटर अपॉन जिसका जिनका जिससे। समझ में आया, कुछ भी नहीं आया ना, अब समझ में आएगा। 220 इज व्हाट परसेंट लेस देन 400, मतलब 220 400 से कितना परसेंट कम है, किससे, 400 से, किससे, 400 से। तो ध्यान रखना, जिससे कम है ना, जिससे कम है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। यहां आ गया जिससे, समझ में आया, जिससे कम है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। तो इस वजह से 220 जो है वो 400 से कितना परसेंट कम है। सबसे पहले तो देखो 220 400 से है कितना कम, 220 400 से कम है 180 अपन किससे, यानी 400 से, तो जिससे कम है उसको अपन नीचे रख देंगे, और कितना परसेंट है तो परसेंट लगाने के लिए क्या कर देंगे, इंटू 100। फ्रैक्शन को हमेशा परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर देते हैं। अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे, जो कारस्तानी करनी है ना वो इन दोनों पे करना, इंटू 100 को बिल्कुल मत छेड़ना। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 9s 2 20s, तो 1/20 कितना होता है 5%, तो 9/20 कितना होगा 45%। 85 इज व्हाट परसेंट ऑफ 510, किसका कितना परसेंट है 510 का, किसका 510 का, तो जिसका आएगा वो का आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। 85 किसका 510 का कितना परसेंट है, यहाँ पे आ गया 85, तो 17 5s 17 30s 5 1s 5 6s, तो 1/6 यानी 16 2/3%। आंसर 2 नंबर्स आर 30% एंड 40% लेस देन अ थर्ड नंबर। एक काम करते हैं, जो थर्ड नंबर है ना उसको 100 मान लेते हैं, ठीक है ना। सपोज 100 मान लेते हैं, क्योंकि 100 से सॉल्व करना चीजें इजी रहती है। मान लो जो पहला नंबर है वो 30% कम है, यानी 100 का 30% कितना हो गया 30, तो वो 30 कम है, 100 से 30 कम यानी कितना हो गया 70। और ऐसे ही जो दूसरा नंबर है वो 40% कम है 100 से, तो यानी 100 का 40% कितना हो गया 40, तो 100 - 40 दैट विल बी इक्वल टू 60, यानी पहला नंबर हो गया 70, दूसरा नंबर हो गया 60। अब पूछा फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, यानी फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर का कितना परसेंट है, किसका, सेकंड नंबर का। तो जिसका है वो कहां जाता है, डिनोमिनेटर में, जिसका यानी डिनोमिनेटर में, तो किसका है सेकंड नंबर, दैट इज 60 का। कौन सा वाला नंबर, फर्स्ट नंबर, और कितना परसेंट है, तो परसेंट पूछा तो इंटू 100 कर दिया। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, 7/6 है। अब एक काम करते हैं ना, इसको अपन मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करते हैं, फ्रैक्शन को स्प्लिट करके, ठीक है ना। तो 1 + 1/6 हो गया ये, और इंटू 100 करना है, तो 1 × 100 कितना हो गया 100%, और 1/6 कितना होता है 16 2/3%, तो ये हो गया 116 2/3% आंसर, ठीक है। इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 4956। एक काम करते हैं 16 2/3% की फ्रैक्शन देख लेते हैं, 1/6, यानी 6 का जो 16 2/3% होता है ना वो 1 होता है। कैसे, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको, ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कांसेप्ट ही फॉलो हो रहा है। यहाँ पे 20% के केस में देख लेते हैं, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। जब आप 5 को इधर लेके जाओगे और 5 का 20% करोगे तो आंसर कितना आएगा 1। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर है उसको मैं 6 मान लेता हूँ। अब क्वेश्चन में कह रहा है जब मैंने 6 में उसका 16 2/3% उसी में ऐड कर दिया, यानी 6 का 16 2/3% 1, जब मैंने उसी में ऐड कर दिया तो रिजल्ट आया 4956, जबकि रिजल्ट क्या आएगा 7 यूनिट्स, और 7 यूनिट्स किसको रिप्रेजेंट करेगा 4956 को, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 708 को, और 6 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 708 से 6 को, तो ये होएगा 4248। इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 444 4/9% ऑफ इटसेल्फ। तो इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी, सबसे पहले 444 4/9% की, तो फ्रैक्शन बनेगी 4 + 4/9 दैट विल बी इक्वल टू 40/9। अब यहां पे मैं एक काम करता हूं, ओरिजिनल नंबर 9 को मान लेता हूं, तो जब मैंने 9 में 31 ऐड किया ना तो वो अपना 444 4/9% हो गया, यानी 9 का 444 4/9% कितना होता है 40। तो जब मैंने 9 में कुछ ऐड किया यानी 31 ऐड करूंगा मैं, तो वो 40 हो गया अपना 444 4/9%, जबकि मैंने ऐड कितना किया नंबर में 930, तो 31 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है 930 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 30 को, तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 9 × 30 दैट इज इक्वल टू 270। इफ 80% ऑफ a इज इक्वल टू 50% ऑफ b एंड b इज इक्वल टू x% ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले हम लोग 80% ऑफ a इज इक्वल टू 50% ऑफ b लिख लेते हैं। 80% इंटू a इज इक्वल टू 50% इंटू b, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 8a इज इक्वल टू 5b। तो a और b को इधर नीचे बुला लेते हैं, तो कितना आएगा a/b इज इक्वल टू 5/8, यानी a की वैल्यू जो है वो 5 आ गई और b की वैल्यू 8 आ गई। अब पूछा b इज इक्वल टू x% ऑफ a, यानी b जो है वो a का कितना परसेंट है, किसका a का, किसका a का, तो जिसका हमेशा नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, यानी a जो है वो नीचे आएगा, यानी 5 जो है वो नीचे आएगा। पूछा क्या है b जो है वो a का कितना परसेंट है, यानी 8 जो है वो 5 का कितना परसेंट है, यानी 8/5 इंटू 100, 1/5 होता है 20%, तो 8/5 कितना होगा 20 इंटू 8 इज इक्वल टू 160% हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इफ 8% ऑफ x इज इक्वल टू 4% ऑफ y देन 20% ऑफ x इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 8% ऑफ x, 8% इंटू x इज इक्वल टू 4% ऑफ y, यानी 4% इंटू y, तो x/y कितना आ गया 1/2। अब x का जो 20% है यानी 1 का जो 20% है वो कितना होगा, 1 का 20% होगा 0.2, और वो किसके बराबर होगा। अब y को अगर मैं देखूं, y को अगर मुझे 0.2 बनाना है, क्योंकि 20% ऑफ x के इक्वल करना है, 20% ऑफ x यानी 20% ऑफ 1 कितना आ गया 0.2। अब मुझे 2 को 0.2 के इक्वल करने के लिए उसका कितना परसेंट करना पड़ेगा, तो आप ऑब्वियसली बात है तो कॉमन सेंस कोई भी लगा लेगा कि 2 का 10% अगर मैं करूंगा तो वो कितना आएगा 0.2, यानी x का
20% बराबर होगा y के 10% के, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इफ अ नंबर x is 10% लेस देन अनदर नंबर y एंड y is 10% मोर देन 125 देन x इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो कितनी होगी 125 से 10% ज्यादा, यानी 125 प्लस 12.5 यानी कितना हो गया ये 137.5, ये क्या हो गया y हो गया। अब बोला है कि x जो है वो 10% कम है y से, यानी y का जो है 90% वो हो गया x। अब इसका 90% निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, इसमें से इसका 10% माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा, ये 137.50 है, इसमें 10% कितना होगा 13.75। अब जब इसको मैं माइनस कर दूंगा ये 90% हो जाएगा y का, जो बराबर होगा x के, तो ये क्या आएगी इसकी वैल्यू 123.75, दैट विल बी आवर आंसर इज इक्वल टू x, ठीक है। 30% ऑफ a इज इक्वल टू 0.25 ऑफ b इज इक्वल टू 1/5 ऑफ c, देन a is to b is to c कितना होगा। एक काम करते हैं हम बाकी सारे वैल्यूज को भी ना परसेंटेज के फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे 30% ऑफ a 30% इंटू ए, अब है 0.25 ऑफ बी, 0.25 मतलब 25/100, और अपॉन 100 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा 25%, दैट इज इक्वल टू 25% ऑफ बी, दैट इज इंटू बी, एंड 1/5 ऑफ सी। 1/5 को अगर मैं परसेंट में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना होगा 1/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 20% इंटू सी। अब यहाँ पे परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएंगे सब, और यहाँ पे बचेगा 5 6 जार, 5 5 जार एंड 5 4 जार, 6a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 4c, ठीक है। अब यहाँ पे a to b to c निकालने के लिए काम करते हैं ना, सिंपल सा 6 5 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 6 5 और 4 का एलसीएम क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि कॉमन वैल्यू निकल के आ जाएगा जो इन तीनों के इक्वल होगा, तो 6 5 और 4 का एलसीएम होगा 60। तो अगर ये 6 से 60 के बराबर है तो a कितना हो गया 10, b कितना हो गया 12, और 4 से अगर 60 के बराबर है तो c कितना हो गया 15, तो 10:12:15 विल बी द आंसर, ठीक है। 25% की फ्रैक्शन मैंने यहाँ लिख रखी है 1/4। अब क्वेश्चन में कह रहा है जो हेमंत की सैलरी है ना वो प्रिया की सैलरी से 25% ज्यादा है। किसकी सैलरी से, प्रिया की सैलरी से, तो जिससे ज्यादा है यानी जो कंपैरेटिव है उसको हम लोग क्या लिखते हैं डिनोमिनेटर में, तो यानी ये 4 क्या हो गया, ये किसकी सैलरी होगी, ये होगी प्रिया की सैलरी, क्योंकि हमने कंपेयर किससे किया प्रिया से, तो जिससे कंपेयर करते हैं जिससे वो आता है हमेशा डिनोमिनेटर में। और कह रहा है क्वेश्चन में कि हेमंत की जो सैलरी है वो प्रिया की सैलरी से 25% ज्यादा है, यानी अगर प्रिया की सैलरी हमने 4 मानी है तो उससे 25% ज्यादा, 4 का 25% होता है 1, यानी हेमंत की सैलरी जो है वो 4 तो है, उसमें एक और ज्यादा है, यानी 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5, यानी हेमंत की सैलरी कितनी होगी 5 और प्रिया की सैलरी होगी 4। अब क्वेश्चन में कह रहा है देन परसेंटेज वाइज प्रिया सैलरी इज लेस देन हेमंत सैलरी, मतलब प्रिया की सैलरी हेमंत से कितनी कम है। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हेमंत की सैलरी प्रिया से 25% ज्यादा, यानी कंपेयर में कौन थी प्रिया। अब कंपेयर में कौन आ गया, प्रिया सैलरी इज लेस देन हेमंत सैलरी, मतलब हेमंत की सैलरी से प्रिया की सैलरी कितनी कम है, यानी कंपेयर में कौन आ गया हेमंत। तो इस वजह से प्रिया की सैलरी हेमंत से वैसे कितनी कम है 1 कम है, किससे हेमंत से, किससे हेमंत से, तो जिससे कम है उसको अपन डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और कितनी कम है 1, और परसेंट निकालना तो इनटू 100 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 20% हो गया हमारा आंसर, ठीक है। x has twice as much money as that of y and y has 50% more money than that of z। अब ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें जैसे मान लीजिए x जो है वो अपनी वैल्यू के लिए किस पे डिपेंडेंट है, y पे, और आपने आगे पढ़ा तो देखा y जो है वो खुद अपनी वैल्यू के लिए किस पे डिपेंडेंट है, z पे। अब एक काम करते हैं, ऐसे सिनेरियो में क्या होता है ना, वो उल्टा चलना चाहिए, यानी सबसे पहले z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर y की, फिर x की। 50% जो है y की वैल्यू ज्यादा है z से, तो 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, किससे ज्यादा है z से, तो जिससे ज्यादा होती है वो क्या होता है डिनोमिनेटर में, तो 2 क्या होगी z की वैल्यू होगी 50% ज्यादा है, 2 से 50% ज्यादा नहीं, 2 का 50% 1, तो 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। 3 किसकी वैल्यू होगी y की, और x की जो वैल्यू है वो ट्वाइस है y के, तो x की वैल्यू कितनी होगी 6, क्योंकि y की वैल्यू है 3, तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 2। ये सब कितने हो गए यूनिट्स में। अब क्वेश्चन में बोला इफ एवरेज मनी ऑफ ऑल ऑफ देम इज ₹110 देन द मनी व्हिच x हैज इज, तो 6 यूनिट्स + 3 यूनिट्स + 2 यूनिट्स डिवाइड बाय 3, तो 11 से ये 10 बार कैंसिल, तो यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी 30, और x की वैल्यू कितनी है 6u, यानी 6 × u दैट इज इक्वल टू 180 रुपीज आंसर, ठीक है। a और b जो है वो दो फिक्स पॉइंट्स है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, अगर ac की लेंथ को मैं 6% से बढ़ा दूं तो bc की लेंथ कितने परसेंट से कम हो जाएगी, ये हमें क्वेश्चन में निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ac बढ़ा दिया तो bc कम हो जाएगा। नहीं समझ में आया, मान लो एक दूध वाला है, वो रोज 10 लीटर दूध लेके आता है, 3 लीटर दूध मुझे देता है और 7 लीटर दूध मेरे पड़ोसी को देता है। आज मैंने उससे 3 की जगह 4 लीटर दूध मांगा, तो अगर मैंने 1 लीटर दूध ज्यादा मांगा तो टोटल दूध तो अभी भी 10 लीटर ही है, तो नॉर्मल सी बात है कि अब उसे मेरे पड़ोसी को 1 लीटर दूध कम देना पड़ेगा। तो अगर टोटल वाली चीज उतनी है तो जितना अमाउंट एक जगह इंक्रीज हुआ है ना, उतना ही अमाउंट दूसरी जगह पे डिक्रीज होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में टोटल लेंथ तो सेम ही है, तो इसका मतलब एसी का जितना हिस्सा आपने बढ़ाया होगा उतना ही हिस्सा बीसी का घटा लो। एसी का मैंने 6% हिस्सा बढ़ाया है, 6% यानी 6/100, तो उतना हिस्सा बीसी का घटा लो, बीसी का x%, 6% नहीं होगा, क्यों, ये देखो ये 3 लीटर से 4 लीटर हुआ, यानी 1 लीटर बढ़ा कितने पे 3 लीटर पे, तो 100 पे कितना 33 1/3% इंक्रीज हुआ। ये 7 लीटर ले रहा था, अब 6 लीटर ले रहा है, 1 लीटर कम हुआ कितने पे 7 लीटर पे, 100 पे कितना इक्वल टू 14 2/7% कम लेगा ये। तो इस वजह से परसेंटेज चेंज आपने देख लिया कि दोनों में अलग अलग होता है, अमाउंट ऑफ चेंज सेम होता है, परसेंटेज चेंज दोनों में अलग अलग होता है, ठीक है। तो अब जब हम AC/BC लिखेंगे तो वो कितना आएगा x/6, और ये किसके बराबर है 3/2 के, तो इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इज इक्वल टू 9% आंसर। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और अगर AC और BC की लेंथ का रेशियो 3:2 है तो इनके परसेंटेज चेंज का रेशियो कितना होगा 2:3, जस्ट उनका उल्टा, यानी AC और BC का परसेंटेज चेंज किस रेशियो में होगा 2:3, यानी AC कितना होगा 2 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 6% को, A किसको रिप्रेजेंट करेगा 3% को, तो 3 जो कि BC में परसेंटेज चेंज है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा 9 को, दैट विल बी द आंसर 9%, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अजय सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ राजेश, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5,
अजय की सैलरी 20% ज्यादा है किससे? राजेश से। किससे? राजेश से। तो जिससे ज्यादा है उसकी सैलरी कहाँ आएगी? डिनोमिनेटर में। दैट इज ये 5 किसकी सैलरी होगी? राजेश की। अब अजय की जो सैलरी है वो राजेश की सैलरी से 20% ज्यादा है। 5 का 20% कितना हो गया? 1। यानी 5 से 20% ज्यादा नहीं है, 5 से 1 ज्यादा, दैट इज इक्वल टू 6। ये किसकी सैलरी हो गई? अजय की सैलरी हो गई। इफ अजय सेव्स ₹720 विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी, अजय की सैलरी का जो 4% है वो सेव कर लेता है, यानी कितना सेव करता है वो? 720 रुपए। यानी 4% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 720 को। तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा? 720 डिवाइड बाय 4 इंटू 100। ये किसके बराबर होगा? 4 1 480। तो ये हो गई सैलरी किसकी? अजय की। दैट इज इक्वल टू 18,000। अब हमसे पूछिए राजेश की सैलरी। अजय की सैलरी कितनी है? 6 यूनिट। 6 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 18,000 को। तो राजेश की सैलरी कितनी है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 18,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 5। तो ये किसके बराबर होगा? 15,000 रुपीज के। तो ये हो गई सैलरी राजेश की। ठीक है ना। फैक्ट्री 60% ऑफ द वर्कर्स आर अबव 30 ईयर्स। 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/5। अब यहाँ पे ये 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल एम्प्लॉइज को। आपको मालूम है फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है। अब 5 का जो 60% है वो कितना है? 3 है। यानी जो 3 एम्प्लॉइज है 5 में से, उनकी एज कितनी है? 30 ईयर से ज्यादा है। उन 3 में से भी 75% है वो मेल है और बाकी सब फीमेल है। इफ देयर आर 1350 मेल वर्कर्स अबव 30 ईयर्स, यानी 5 टोटल एम्प्लॉइज थे जिसमें से 3 जो है वो 30 ईयर्स प्लस की एज वाले। उन 3 में से भी 75% जो है वो मेल है। यानी 3 इंटू 75% की फ्रैक्शन क्या होगी? 75/100 दैट इज इक्वल टू 3/4, जो कि क्या है? मेल है। यानी 9/4 एम्प्लॉइज जो है वो मेल है। और एक्चुअली मेल कितने हैं? इफ देयर आर 1350 मेल वर्कर्स अबव 30 ईयर्स, यहाँ पे अबव 30 ईयर्स की बात चल रही है और उसमें मेल वर्कर्स कितने? 75%। यहाँ पे हमने 9/4 के बराबर होंगे वो, और वो एक्चुअल में किसके बराबर है? 1350 के। तो 9/4 रिप्रेजेंट करा 1350 को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1350। यहाँ पे 9/4 राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक तरह से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4/9 दैट इज इक्वल टू 600। अब एक यूनिट रिप्रेजेंट करा 600 एम्प्लॉइज को। टोटल एम्प्लॉइज कितने थे? 5 यूनिट। तो एक यूनिट 600 के बराबर है, तो 5 यूनिट कितने के बराबर होंगे? 3000 एम्प्लॉइज के बराबर। दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है। नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 3 मोर देन 60% ऑफ द सेकंड पार्ट। मान लेते हैं मैंने एक नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट हो गया x, दूसरा पार्ट हो गया y। अब क्वेश्चन में कह रहा है 80% ऑफ द फर्स्ट पार्ट। 80% मतलब 80/100 ऑफ फर्स्ट पार्ट मतलब 80x/100, वो 3 ज्यादा है 60% ऑफ द सेकंड पार्ट के। 60% ऑफ द सेकंड पार्ट मतलब 60y/100। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये दोनों इक्वल है, तो आप बोलोगे नहीं ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि ये जो है ना, ये इससे 3 ज्यादा है, मतलब इसमें 3 इंक्लूडेड है। किसमें? 80x/100 में 3 इंक्लूडेड है। इस वजह से ये दोनों इक्वल नहीं है। तो मुझे अगर इन दोनों को इक्वल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कि जो 80% का फर्स्ट पार्ट है वो 3 ज्यादा है 60% ऑफ द सेकंड पार्ट के। इसको और सफाई से मैं कैसे लिख सकता हूं? 80x/100 माइनस 60y/100 इज इक्वल टू किसके होगा? ये 3 के। इसको और सफाई से मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? 8x माइनस 6y इज इक्वल टू 30। ऐसे जब आप दूसरी एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे तो वो क्या होगा? 9x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 60। इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लोगे आप तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा x और y का, और x और y को जोड़ दोगे तो नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है। अ मैन सेव्स अ सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ सो दैट ही कैन परचेज अ कार इन 1 ईयर। यानी एक आदमी को एक कार खरीदनी है 1 साल के अंदर अंदर में, तो वो अपनी हर एक महीने की सैलरी का कुछ पार्ट सेव कर लेता है। बाय व्हाट परसेंट ही मस्ट इंक्रीज हिज सेविंग सो दैट ही कैन परचेज द सेम कार इन 9 मंथ्स। लेकिन अचानक से उसको मन किया कि यार मैं काम करता हूं, मुझे ये 12 महीने की जगह 9 महीने में खरीदनी है कार, तो मैं अपनी सेविंग को किस परसेंट से बढ़ाऊं जिससे मैं 9 महीने में उस कार को खरीद सकूं? ये पूछा है क्वेश्चन में। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली मेंशन तो है नहीं, तो कार की वैल्यू जो 12 महीने में रहेगी वही कार की वैल्यू 9 महीने में भी तो रहेगी। तो एक्चुअल में कार की वैल्यू है कितनी? एक काम करते हैं 12 और 9 महीने का एलसीएम ले लेते हैं, ताकि एक स्पेसिफिक प्राइस निकल के आ जाए कार की जो 12 और 9 दोनों से डिवाइड हो सके, ताकि हमें ये पता लग सके कि वो हर एक महीने में कितने रुपए सेव करता था कार को बाय करने के लिए 12 महीने में, और अगर वो 9 महीने में करेगा तो कितने सेव करेगा। ठीक है। तो इसका एलसीएम आएगा 36। अगर वो 12 महीने के हिसाब से सेव कर रहा होता तो एक महीने में उसे कितने सेव करने पड़ते? 3 रुपए। और यही अगर वो 9 महीने में उसको गाड़ी चाहिए तो उसको कितने रुपए सेव करने पड़ेंगे? हर महीने 4 रुपए। यानी वो एक इंक्रीज कर दिया उसने कितने पे? 3 पे। एक इंक्रीज कर दिया 3 पे, तो 100 पे कितना? दैट इज इक्वल टू 33 1/3%। उसे अपनी सेविंग इंक्रीज करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो गाड़ी को 12 महीने की जगह 9 महीने में परचेज कर पाएगा। ठीक है। अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5 फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रेवेन्यू। मतलब एक आदमी ने क्या करा? गलती से 7/4 से एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से करने की बजाय। अब एक काम करते हैं, एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं। क्या नंबर एज्यूम करें? 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से मल्टीप्लाई करने की बजाय। हमें ऐसा नंबर लेना है ताकि अपना आंसर जो है वो पॉइंट से डेसिमल्स में ना बने। तो एक काम करते हैं 4 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 20। इससे फायदा क्या होगा? डेसिमल में नहीं बनेगा, फ्रैक्शन में नहीं बनेगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो नंबर मैंने मान लिया 20। अब उसे मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए था? 3/5 से। किसको? 20 को। तो रेवेन्यू कितना बनता? 12। रेवेन्यू बनना चाहिए था 12 और बना कितना? 7/4 इंटू 20, क्योंकि उसने मल्टीप्लाई 7/4 से किया। 4 1 4 5 दैट इज इक्वल टू 35। रेवेन्यू बन गया 35। तो परसेंटेज चेंज कितना होगा रेवेन्यू में? 23 का इंक्रीज 12 पे, तो 100 पे कितना? इसको एक काम करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। दैट इज इक्वल टू 12 2 24। एक ज्यादा तो एक कम कर दो, -1/12। ठीक है। और इंटू 100। ए बी सी डी परचेज अ कार फॉर ₹56 लाख। द शेयर ऑफ बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 460% ऑफ ए। सबसे पहले तो 460% की फ्रैक्शन कितनी होगी? तो 4 + 3/5 हम करेंगे तो ये माइंड में आना चाहिए। 4 5 20, 20 + 3 दैट इज 23/5। तो बी प्लस सी प्लस डी अपॉन ए कितना हो जाएगा? 23/5। तो इसी वजह से यहाँ पर रेशियो क्या आ गया? 23:5। और ये टोटल कितना होगा? 28। ऐसे ही a प्लस सी प्लस डी इज टू बी कितना होगा? 366.66%। तो 3 + 2/3 यानी 11/3। तो इस वजह से
ये तो हो गया 3 और ये हो गया 11, टोटल कितना हो गया 14। अगर इसको भी मुझे 28 बनाना हो तो क्या करूंगा, इंटू 2, तो इधर भी इंटू 2 करना पड़ेगा, इधर भी इंटू 2 करना पड़ेगा। ऐसे C/2 A + B + D कितना है 2/5, दैट इज इक्वल टू 2:5, टोटल कितना होगा 7। इसको भी 28 बना लेते तो इंटू 4 कर देंगे, तो इधर भी इंटू 4 और इधर भी इंटू 4। और A + B + C + D की टोटल यूनिट्स कितनी है 28 यूनिट्स, और वो किसको रिप्रेजेंट करी 56 लाख को। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 2 लाख को। हमें पूछा है डी का शेयर निकालना है, तो डी का शेयर कैसे निकालेंगे, 28 में से 19 यूनिट्स माइनस कर देंगे, तो डी का शेयर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। एक यूनिट रिप्रेजेंट करा 2 लाख को, तो 9 यूनिट्स रिप्रेजेंट करेंगे 18 लाख रुपीस को, दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, राम परचेज 6 ब्लैक एंड X व्हाइट बॉल, द प्राइस ऑफ ब्लैक बॉल इज 5/2 ऑफ द प्राइस ऑफ द व्हाइट। तो 5 जो हो गई वो ब्लैक बॉल की प्राइस हो गई, और 2 जो हो गई वो व्हाइट बॉल की प्राइस हो गई। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द बिल क्लर्क मेड अ मिस्टेक एंड इंटरचेंज द नंबर ऑफ बॉल्स, ड्यू टू दिस द बिल अमाउंट इंक्रीज बाय 45%, फाइंड X। तो टोटल बॉल्स की यूनिट्स कितनी है, ब्लैक कितनी है 6 यूनिट और व्हाइट कितनी है X। एक्चुअल प्राइस कितनी थी, ब्लैक की है 5 और व्हाइट की कितनी थी 2। तो एक्चुअल बिल कितने का बनना चाहिए था, 6 × 30 और 2 × X 2X, 30 + 2X का एक्चुअल बिल बनना चाहिए था, लेकिन बना कितने का 2 ब्लैक बॉल की प्राइस कर दी और 5 व्हाइट बॉल की प्राइस कर दी। तो इस वजह से जो गलत बिल बना वो कितने का बना, 6 × 2 12 + X × 5 5X, और इस वजह से बिल अमाउंट जो है वो 45% बढ़ गया। 45% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, तो 45% की फ्रैक्शन कितनी होगी 5 9s तो 9/20, यानी 20 का 45% हो गया 9, यानी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो कितनी होनी चाहिए थी 20, लेकिन मिस्टेक होने की वजह से 45% बढ़ गई, यानी 20 का 45% ना हो तो 20 + 9 हो गई 29। ये आ गया एक्सप्रेशन फाइनल, और इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो X की वैल्यू आ जाएगी और वो होगा आपका आंसर। ठीक है, द टोटल सैलरी ऑफ A and B is 1500, A spent 90% of his income and B spent 80% of his income, the ratio of their saving is 3:4, find their individual salary। A अपनी इनकम का 90% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा 10%, तो A × 10%, ये कितना हो गया जो A ने बचाया, और B अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा 20%, तो B × 20%, ये हो गई इन दोनों की सेविंग का रेशियो। और एक्चुअल में सेविंग का रेशियो कितना गिवन है 3:4, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो A/B की वैल्यू आएगी 3/2, यानी A + B की जो इनकम है वो कितनी है 5 यूनिट, और 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1500 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 300 को। A की इनकम कितनी है 3 यूनिट, 1 यूनिट है 300, तो 3 यूनिट कितना होगा 3 × 300 दैट इज इक्वल टू 900 रुपीस। ऐसे ही B की इनकम है 2 यूनिट, 1 यूनिट है 300, तो 2 यूनिट कितना होगा 600 रुपए, आंसर। ये हो गई दोनों की इंडिविजुअल इनकम। इन एन एग्जामिनेशन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल X इज 80%, यानी जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए वो कितने हो गए 80% की फ्रैक्शन हो गई 80/100, यानी 100 कितने हो गए स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल X, और 80 क्या हो गया स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फ्रॉम स्कूल X। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है इन स्कूल Y द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इज 25% मोर देन द स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल X, यानी स्कूल Y में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए, स्कूल X के अपीयर्ड स्टूडेंट से 25% ज्यादा। स्कूल X में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे 100, तो 100 का 25%, यानी 25 ज्यादा हुए, तो 125 हो गए स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन स्कूल Y। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फ्रॉम स्कूल Y इज 40% मोर देन द स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फ्रॉम स्कूल X। स्कूल X से कितने लोग क्वालिफाई हुए, कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए 80, उससे 40% ज्यादा क्वालिफाई हुए स्कूल Y से। 80 का 40% कितना हो गया 32, तो 80 + 32 कितना हो गया 112। अब पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज स्टूडेंट्स क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल Y। ये हो गए स्टूडेंट्स क्वालिफाइड इन स्कूल Y, ये हो गए स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन स्कूल Y, इसका परसेंट पूछा है, तो इंटू 100 कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इन अ रीसेंट सर्वे रिजल्ट 40% हाउसेस कंटेन 2 और मोर पीपल। मान लेते टोटल नंबर ऑफ हाउसेस कितने थे 100, उन 100 में से 40% जो हाउसेज है उनमें 2 या 2 से ज्यादा लोग रहते हैं। 100 का 40% कितना हो गया 40, यानी 40 हाउसेज ऐसे हैं जहां पे 2 और मोर पीपल रहते हैं। ठीक है, ऑफ दोज हाउसेज कंटेनिंग ओनली 1 पर्सन। अब 100 में से अगर 40 घरों में 2 या 2 से ज्यादा लोग रहते हैं, तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो वो घर कितने रहेगा जिनमें सिर्फ एक ही जना रहता होगा। 100 में से 40 में तो 2 या 2 से ज्यादा रहते हैं, तो एक जने के लिए कितने बचे 100 में से 40 माइनस कर दो तो 60 हाउसेज ऐसे होगा जहां पे एक ही जने रहता है। ऑफ दोज हाउसेज कंटेनिंग ओनली 1 पर्सन 25% वर हैविंग ओनली अ मेल। अब इन 60 घरों में से भी जिनमें सिर्फ एक ही पर्सन रहता है उसमें भी 25% घरों में सिर्फ मेल रहते हैं, यानी 60 का 25% कितना हो गया 15। 60 में से 15 हाउसेज किसके हैं मेल के हैं। 60 हाउसेज जिसमें एक पर्सन है, 15 हाउसेज जिसमें एक मेल है, तो बचे कितने 45 हाउसेज ऐसे होंगे जिसमें एक फीमेल रहती होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल हाउसेज व्हिच कंटेन एक्जैक्टली 1 फीमेल एंड नो मेल। ऑब्वियस बात है यही वाले होंगे 45 फीमेल जिसमें एक फीमेल है और कोई भी मेल नहीं है, तो 45 और टोटल हाउसेज कितने थे 100 into 100, क्योंकि परसेंट पूछा तो 45% हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 400%, देन रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 1/20। व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब यहां पे मैं एक कांसेप्ट आपसे पूछना चाहूंगा क्या कि कोई भी नंबर अपने आप का कितना परसेंट होता है। जैसे मान लेते हैं मैंने एक नंबर लिया 6, तो 6 अपने आप का किसका खुद का, यानी जिसका आएगा वो का आएगा डिनोमिनेटर में 6 का कितना परसेंट होगा, ऑब्वियसली बात है 100% ही होगा, यानी कोई भी नंबर अपने आप का कितना परसेंट होता है 100%। तो यही चीज को अब हम लोग फ्रैक्शन में इंप्लीमेंट करेंगे। फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो इंक्रीज हो गया 200% से, तो न्यूमरेटर पहले कितना होगा अपने आप का नंबर कितना होता है 100%, यानी x था अगर न्यूमरेटर तो खुद का कितना परसेंट होगा 100% ऑफ x, और इंक्रीज हो गया कितना 200% से, 100% तो था और 200% और इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया न्यूमरेटर बाद में 300% ऑफ x। ऐसे डिनोमिनेटर के केस में डिनोमिनेटर भी अपने आप का कितना परसेंट था 100%। मान लेते डिनोमिनेटर y था तो y अपने आप का कितना परसेंट होगा 100%, और इंक्रीज कितना हो गया 400% से, तो कितना
कितना हो गया 500% ऑफ y। ये हो गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और रिजल्टेंट कितना बना 1। 21 20 20 प्लस 1 21 21/20। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट विल बी द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, इन अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स एंड 4 टीचर्स, ईच स्टूडेंट गॉट स्वीट्स दैट आर 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ईच टीचर गॉट स्वीट्स दैट आर 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्वीट्स वर देयर? 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। मतलब एक स्टूडेंट को कितनी स्वीट्स मिली है, जितनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसका 20%। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 65, तो 65 का 20% यानी 65 into 1/5 कितना होगा 13। और हर एक टीचर को कितनी मिली है 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, तो 2/5 into 65 दैट इज इक्वल टू 26। तो 65 into 13 ये हो गई नंबर ऑफ चॉकलेट्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और 26 into 4 ये हो गई टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स टू ऑल टीचर्स। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और ऐड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ऑन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 250 क्वेश्चंस, जस्सी आंसर्ड 40% ऑफ द फर्स्ट 125 क्वेश्चंस करेक्टली। What percent of the other 125 questions does she need to answer correctly for a grade on the entire exam to be 60%? यानी टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए 250। फर्स्ट 125 में से कितने उसने आंसर करेक्ट करे 125 का 40% यानी 2/5 दैट इज इक्वल टू 50। और उसको टोटल में कितने लाने 60% उसके सही होने चाहिए, यानी 250 का 60% उसके सही होने चाहिए, दैट इज इक्वल टू 150। तो ऑब्वियस सी बात है इसने जो अगले 125 क्वेश्चन थे उसमें कितने आंसर सही करे होंगे। जब टोटल 150 सही करें और पहले वाले 50 सही करें तो सेकंड पार्ट वाले 125 क्वेश्चन में कितने सही करे होंगे, ऑब्वियस सी बात है 100। तभी तो ये मिला करके 150 आएगा। यानी 125 में से 100 उसने सही करे, तो 100 किस में से 125 में से, तो जिसमें से करें वो कहाँ आएगा नीचे, और इनटू 100 जब हम करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा, दैट इज 25 4 25 5 80% हो गया आंसर। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द नंबर इंक्रीज बाय 20% एंड द वैल्यू ऑफ अ नंबर डिक्रीज बाय 25% इज 36। फाइंड द नंबर। मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर अपने आप का कितना परसेंट होता है 100%, यानी उसकी वैल्यू 100% होती है। अगर उसकी कोई भी नंबर की वैल्यू 20% बढ़ा दी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 120%, और अगर उसकी वैल्यू 25% से घटा दी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 75। तो इनमें एक्चुअल डिफरेंस कितना है 45 यूनिट्स का। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाय 20% एंड द वैल्यू ऑफ नंबर डिक्रीज बाय 25% इज 36। यानी एक्चुअल में डिफरेंस कितना है 36 का। तो 45 यूनिट्स रिप्रेजेंट करा 36 को, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 36/45 को। तो 100 यूनिट्स यानी जो एक्चुअल नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा 36 डिवाइड बाय 45 into 100। अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। 60% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/5, यानी 5 क्या हो गई उसकी टोटल इनकम हो गई। ठीक है, टोटल इनकम का 60% यानी 3 वो खर्च कर देता है, यानी 5 में से अगर वो 3 खर्च कर देता है तो बचाएगा कितना 2, यानी इनकम कितनी हो गई 5, एक्सपेंडिचर कितना हो गया 3, और सेविंग कितनी हो जाएगी 5 में से 3 गया तो 2। कैलकुलेशन को फर्दर इजी करने के लिए हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों में, 500 300 और 200। ठीक है, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 15%, 500 का 15% कितना होगा 75। अगर उसकी इनकम 75 से बढ़ जाए और एक्सपेंडिचर जो है उसका 15% से बढ़ जाए, यानी 300 का 15% कितना होगा 45, यानी अगर उसका एक्सपेंडिचर 45 बढ़ जाए तो उसकी सेविंग पे क्या इंपैक्ट आएगा, यानी परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स निकालना है। यानी अगर उसकी इनकम 75 बढ़ी और अगर उसका एक्सपेंडिचर 45 बढ़ा तो उसका सेविंग कितनी बढ़ी 75 - 45 = 30, यानी ये क्या हो गया उसकी सेविंग का इंक्रीज। तो 30 क्या हो गया चेंज इन सेविंग्स, तो 30 चेंज हुआ कितनी सेविंग्स पे 200 पे, तो 100 पे कितना दैट विल बी इक्वल टू 15% आंसर। ठीक है, अ मैन स्पेंड्स ₹5,700 आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ 8,550, यानी उसकी इनकम कितनी हो गई 8,550, जिसमें से उसने खर्चा कितना कर दिया 5,700 का। इसको अगर मैं रेशियो लेना चाहूं तो ले सकता हूं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 19 से कैंसिल हो जाएगा, 19 3 जार 57 और 19 0 जार 19 4 जार एंड 19 5 जार। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये कितना का 15 3 जार और 15 2 जार। अब अगर उसकी इनकम 3 है एक्सपेंडिचर 2 है तो सेविंग कितनी हो गई 1। तो इस वजह से मैं इसकी भी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या कर देता हूं 100 का मल्टीप्लाई, 300 इनकम हो गई 200 एक्सपेंडिचर हो गया और 100 सेविंग हो गई। इनकम उसकी 19% से बढ़ गई, 300 का 19% कितना होगा 57, और एक्सपेंडिचर उसका 13% से बढ़ गया, 200 का 13% कितना होगा 26। तो उसकी सेविंग में कितना चेंज आएगा 57 - 26 दैट विल बी इक्वल टू 31, यानी 31 उसकी सेविंग बढ़ी होगी। जब इनकम और एक्सपेंडिचर बढ़ा तो सेविंग भी बढ़ी होगी, कितने से बढ़ी होगी 31 से। 31 इज द चेंज इन सेविंग कितने पे 100 पे, तो 100 पे कितना दैट इज इक्वल टू 31% हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फैमिली कंज्यूम्स 25 kg राइस एंड 9 kg व्हीट पर मंथ, स्पेंड्स ₹350। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ द व्हीट, यानी 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, तो 5 क्या हो गई व्हीट की प्राइस हो गई और 5 का 20% दैट इज 1 हो गई इसकी प्राइस। ठीक है, तो राइस की होल प्राइस हो गई 1 और व्हीट की प्राइस हो गई 5। अब क्वेश्चन में कह रहा है द प्राइस ऑफ द व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%, 20% की फ्रैक्शन अगेन होती है 1/5, तो पहले वाली प्राइस तो वैसे भी 5 ही थी, उसमें उसका 20% होता है 1 और वो इंक्रीज कर दिया, व्हीट की प्राइस कितनी होगी 6। ठीक है, यानी ₹1 पर केजी उसकी प्राइस बढ़ गई। ऑब्वियस बात है अगर फिक्स अमाउंट है मेरे पास स्पेंड करने के लिए और अगर मैं एक प्रोडक्ट पे ज्यादा पैसे खर्च कर रहा हूं तो मुझे ऑब्वियस बात है दूसरे वाले प्रोडक्ट पे कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर मैं उस पे कम पैसे खर्च करूंगा तो मुझे वो प्रोडक्ट का कंजम्पशन भी कम करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है ये बिल्कुल। तो अगर मैं ₹1 पर केजी व्हीट पे बढ़ा रहा हूं और साथ में आगे से कह रहे हैं कि प्राइस ऑफ राइस जो है वो कांस्टेंट है, यानी पहले भी 1 था और अभी भी 1 है, तो अगर मैं व्हीट पे ₹1 पर केजी ज्यादा खर्च कर रहा हूं और टोटल व्हीट की कंजम्पशन अभी भी कितनी है 9 केजी, तो मुझे ज्यादा पैसे कितने खर्च करने पड़ेंगे व्हीट पे ₹9 ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। अगर मैं ₹9 अभी ज्यादा खर्च कर रहा हूं व्हीट पे और टोटल मुझे अभी भी उतना ही खर्चा करना है जितना मैं पहले कर रहा था, तो मुझे ₹9 राइस पे कम खर्च करने पड़ेंगे। और राइस की प्राइस पहले भी और अभी भी कितनी है ₹1 पर केजी है, तो मुझे राइस का कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा -9 केजी।
तो 9 का कंजम्पशन कम किया मैंने 25 पे, तो 100 पे कितना, आंसर विल बी 36%। इन अ ट्रेन देयर आर एज मेनी वैगन्स एज देयर आर नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन। वैगन क्या होते हैं, ट्रेन के डब्बे होते हैं, ठीक है। इन वन ऑफ द वैगन कैरिंग 25 पर्सन्स इज फिल्ड विद 71 3/7% ऑफ इट्स कैपेसिटी। 71 3/7% की फ्रैक्शन क्या होती है, 5/7। भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट से याद कर लेना इन फ्रैक्शंस को यार। यानी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी वैगन की 7, और उसका 71 3/7% यानी 5 फिल्ड है, और एक्चुअल में फिल्ड कितने हैं 25%, यानी 5 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 25% को, 1 रिप्रेजेंट करेगा 5 को, तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 35% को, यानी 35% के बैठने की कैपेसिटी एक वैगन की है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड। अकोमोडेटेड यहाँ पे किसके लिए बोल रहा है, ट्रेन के लिए, ठीक है। इफ इट हैज मिनिमम 20% सीट्स ऑलवेज वेकेंट, यानी 35% एक वैगन में, टोटल वैगन कितने हो गए, जितने कैपेसिटी थी उतने वैगन थे, तो 35 ही वैगन हो गए, और उसमें से जो है वो 20% सीट्स हमेशा वेकेंट रहती है, यानी भरी हुई कितनी रहती है 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेबर वर्क 6 hours per week and he earns 2400 rupees as wages. If his per hour wages is increased by 40%, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, यानी 5 जो है वो पुराने वाले वेजेस हो गए, और उसमें 40% का इंक्रीज हो गया, 5 का 40% होता है 2, तो 5 का प्लस 2 कितना हो गया 7, यानी पहले वेजेस 5 थे, अब कितने हो गए 7। एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क इज डिक्रीज्ड बाय 16 2/3%, यानी 16 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/6, यानी 6 जो है वो पहले वाली जो ड्यूरेशन थी वो हो गई, उसमें से 16 2/3% कितना होगा, 6 का 16 2/3% 1, तो पहले 6 थी, अब कितनी हो गई, 6 में से 1 कम कर देंगे तो वो हो गई 5। पूछा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज इनकम, तो वेजेस इनटू ड्यूरेशन, आपको पता है जितने वेजेस हैं उसको ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो क्या होगा, इनकम होगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे परसेंटेज चेंज के लेवल पे, यानी 5 × 6 कितना हो गया 30, और 7 × 5 कितना हो गया 35, यानी पहले इनकम अगर उसकी 30 यूनिट्स थी, अब इनकम हो गई उसकी 35 यूनिट्स, यानी 5 बढ़ गई कितने पे 30 पे, तो 100 पे कितनी, ये हो गई 16 2/3% हमारा आंसर, क्योंकि हमसे परसेंटेज चेंज पूछा था। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये चीज बताई थी कि हमें एक्चुअल इनकम की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमें सिर्फ परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए एक्चुअल वैल्यूज की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,89,000, 4/9 ऑफ देम आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स। मान लेते हैं टोटल पॉपुलेशन है जो है वो 9 है, जिसमें से 4 जो है वो मेल है और 5 जो है वो फीमेल है। 50% ऑफ द मेल्स आर मैरिड, 4 मेल में से 50% मैरिड है, यानी 2 मेल्स जो है वो मैरिड है और 2 मेल्स जो है वो अनमैरिड है। अब वो जो 2 मेल्स हैं वो ऑब्वियस सी बात है 2 फीमेल्स से ही मैरिड हुए होंगे, तो यानी 2 फीमेल्स जो है वो मैरिड है और 3 फीमेल्स जो है वो अनमैरिड है, यानी ये 2 मेल्स और ये 2 फीमेल्स मैरिड हो गए एक दूसरे से। तो पूछा फाइंड द परसेंट ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, तो मैरिड पॉपुलेशन कितनी होगी, 2 मेल और 2 फीमेल कितने हो गए टोटल 4, कितने में से 9 में से, तो 4/9 × 100 कितना होगा 1/9 होता है 11, 1/9% तो ये होगा 44, 4/9% आंसर। एक चीज पूछिए फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, टोटल फीमेल कितनी है 5 में से 2 फीमेल्स मैरिड है, यानी 2 मैरिड है 5 में से, तो 100 में क्या कितना होगा 1/5 होता है 20%, तो 2/5 कितना होगा 40% हो गया हमारा आंसर। एक्चुअल वैल्यू की जरूरत अभी भी नहीं पड़ी हमें, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क इन अ फैक्ट्री इज इंक्रीज्ड बाय 50%, बाय व्हाट परसेंट इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स टू कंप्लीट द वर्क इन प्रीवियस टाइम। मतलब कि काम तो बढ़ा 50% से, लेकिन हमने क्या करा, एम्प्लॉयज भी बढ़ा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ा, लेकिन क्या हो रहा है कि टाइम जो है ना वो उतना का उतना ही है। आगे कह रहा है इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ न्यू लेबर इज 25% मोर देन द प्रीवियस लेबर, मतलब जो नई लेबर आ रही है ना, नए लोग आए हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो पुरानी वाली लेबर से 25% ज्यादा है। टाइम नहीं बढ़ा, काम बढ़ा, एम्प्लॉयज बढ़े, लेकिन जो अभी काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज उनकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ी है, जो नए लोग आए उनकी एफिशिएंसी पुराने वाले एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी से ज्यादा है, ठीक है। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4, मतलब पुराने वाले एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी अगर 4 है तो नए वाले एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी 25% ज्यादा है, यानी उनकी एफिशिएंसी कितनी है 5 न्यू एम्प्लॉयज की। पुराने टोटल एम्प्लॉयज में मान लेता हूं 100 थे, मान लेता हूं मैं 100 एम्प्लॉयज थे और उनकी एफिशिएंसी कितनी थी 4, तो मान लेते हैं वो 400 टोपी बनाते थे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। अब उनका क्या काम बढ़ा दिया 50% से, यानी 400 टोपी वो बनाते थे, अब उनको बनानी कितनी है 600 टोपी, लेकिन उसके लिए उनको उनकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ानी, टाइम उतना ही है, तो मतलब एक्स्ट्रा काम कितना बढ़ा 200। और एक जना जो नए एम्प्लॉयज हैं वो किस एफिशिएंसी से काम करते हैं 5 की एफिशिएंसी से, तो 200 टोपी बनाने के लिए एक एम्प्लॉय 5 की एफिशिएंसी से काम करता, तो कितने एम्प्लॉयज हो गए 40 एम्प्लॉयज। पहले कितने थे 100, हायर कितने करे 40, यानी 40 बढ़ाया 100 पे, तो बाकी 100 पे कितने 40% हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अ मैन कैन टाइप 20 लाइन्स इन 10 मिनट्स बट ही लीव्स 8% मार्जिन ऑन ईच लाइन। एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि वो 1 मिनट में कितनी लाइनें टाइप कर सकता है। 20 लाइन्स वो टाइप करता है जिसमें वो 8% का मार्जिन छोड़ता है, तो वो कितना टाइप करता होगा 92%। जिसमें 10 मिनट में वो इतनी करता है तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे, 10 1 10 2 दैट विल बी इक्वल टू 2 × 92%। इन हाउ मच टाइम ही विल टाइप 23 पेजेस विद 40 लाइन्स ऑन ईच पेज ऑन व्हिच ही लीव्स 25% मोर मार्जिन देन बिफोर। पहले वो कितना मार्जिन छोड़ा था 8%, अब उसका वो 25% और ज्यादा छोड़ रहा है। 8 का 25% कितना होगा 2, तो 8 में 2 और ज्यादा जोड़ दिया तो कितना परसेंट मार्जिन छोड़ रहा है वो 10%, यानी 23 पेजेस 40 लाइन्स और उसमें मार्जिन कितना है 10%, तो वो टाइप कितना कर रहा है 90% का, और 1 मिनट में वो कितना टाइप करता है 2 × 92%। तो इससे क्या आएगा, इतना वो टाइप कितनी देर में कर लेता है, तो जब हम 23 × 40 × 90% को 2 × 92% से डिवाइड करेंगे तो जितनी देर में वो टाइप करता है उतने मिनट्स निकल के आ जाएंगे, दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। व्हेन इनकम ऑफ अ मैन इज इंक्रीज्ड बाय ₹6,000 देन टैक्स रेट रिड्यूसेस फ्रॉम 18% to 15%, व्हाइल इन बोथ द सिचुएशंस 25% इनकम इज टैक्स फ्री, फाइंड हिज इनिशियल इनकम इफ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ द केसेस। एक काम करते हैं, ये वाले क्राइटेरिया को भूल जाते हैं थोड़ी देर कि उसकी इनकम जो है ना वो 6,000 रुपए से बढ़ी है, इस क्राइटेरिया को भूल जाते हैं। मान लेते हैं पहले जो इनकम थी उसकी आज भी उसकी इनकम उतनी ही है,
क्वेश्चन में कह रहा है टैक्स रेट रिड्यूसेस फ्रॉम 18% टू 15%। अगर टैक्स रेट कम हो गई और इनकम उतनी की उतनी है तो 3% क्या हो गया, बचत हो गई, उसकी सेविंग हो गई। 3% उसकी बचत हो गई कितनी इनकम पे, जो उसकी पहले इनकम थी, कितनी थी मान लेते एक्स मान लेते, तो 3% की बचत हो गई उसकी उस इनकम पे। लेकिन क्वेश्चन में क्या करे कि सेविंग जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं है भैया, टैक्स उसने दोनों जगह पे सेम प्रोवाइड किया है। तो अब टैक्स की तो बचत होनी चाहिए थी, लेकिन टैक्स उसने सेम क्यों प्रोवाइड किया, क्योंकि उसकी जो इनकम थी वो 6,000 रुपए से बढ़ गई, जिसको उसने 15% टैक्स दिया। ये जो 3% की बचत थी ना उसकी इनकम पे, वो क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि उसकी इनकम जो है वो 6,000 रुपए बढ़ गई, जिसपे 15% का टैक्स हमें देना पड़ा। अगर 6,000 रुपए से उसकी इनकम नहीं बढ़ती तो टैक्स में बचत हो जाती, लेकिन वो बचत क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि उसकी इनकम 6,000 रुपए बढ़ गई, जिसपे 15% का टैक्स दिया है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 30,000 आंसर। ठीक है, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19% देन नेट इनकम इज डिक्रीज्ड बाय 6%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। एक काम करते हैं, मान लेते हैं मेरी टोटल इनकम जो है ना वो 100 रुपए है, टैक्स मैं देता हूं 20 रुपए का, तो मेरी नेट इनकम कितनी होगी, 100 में से 20 रुपए गए तो कितनी बची, 80, ये हो गई मेरी नेट इनकम। अब अगर मान लेते हैं मेरी टोटल इनकम तो उतनी है आज भी, लेकिन मेरा टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, कितना बढ़ा दिया, 5 रुपए से, तो मेरे को टैक्स कितना देना, 25 रुपए। लेकिन आज भी मेरे पास टोटल इनकम कितनी है, 100 रुपए, मेरी जो नेट इनकम है वो कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 75 रुपए। कितनी कम हुई, 5 रुपए से। यानी यहाँ पे वही वाला कंसेप्ट आ गया क्या, कि अगर टोटल वाली चीज फिक्स्ड है तो अगर एक चीज में इंक्रीज होता है तो दूसरी वाली चीज में ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, इसी टू मेंटेन दैट अमाउंट फिक्स्ड। अब इससे क्या चीज समझ में आ रही है कि अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम। याद रखना, परसेंटेज चेंज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे अमाउंट ऑफ चेंज की बात कर रहा हूं। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इनकम टैक्स जो है 19% से इंक्रीज हो गया। अब ये क्या हो गया, ये अमाउंट ऑफ चेंज हो गया, ना कि परसेंटेज चेंज, क्योंकि जब मैंने उसको इनकम टैक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो अमाउंट ऑफ चेंज हो गया। ये किसके बराबर होगा, नेट इनकम में जो चेंज आया उसके, नेट इनकम का 6%, इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम कितना होगा, वो होगा 6/19। तो इस वजह से टोटल इनकम कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 25। यानी 6 टैक्स बन रहा है 25 रुपए की इनकम पे, तो 100 पे कितना, 6/25 इंटू 100, 24%। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन अ रूम, सम आर cats and some are dogs. Each cat takes 7 biscuits and each dog takes 9 biscuits. If 355 biscuits are eaten by 45 animals, find the number of cats and dogs. हर एक कैट 7 बिस्किट्स खाती है और हर एक डॉग जो है 9 बिस्किट्स खाता है। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक डॉग जो है 7 बिस्किट्स तो खाता ही है और प्लस 2 बिस्किट हर एक डॉग एक्स्ट्रा खाता है। हर एक एनिमल 7 बिस्किट तो खाता ही है, तो 45 एनिमल कितने बिस्किट खाएंगे, अगर एक एनिमल 7 बिस्किट खाए तो ये हो गया 315। लेकिन ये तो 315 हुआ, लेकिन टोटल बिस्किट कितने खा रहे हैं 45 एनिमल, 355। मतलब 40 बिस्किट एक्स्ट्रा किसकी वजह से खाए जा रहे हैं, क्योंकि हर एक डॉग जो है ना वो 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है। यानी अगर हर एक डॉग 2 बिस्किट खा रहा है और टोटल एक्स्ट्रा बिस्किट कितने बच गए, 40, तो टोटल कितने डॉग्स ये 40 बिस्किट खा पाएंगे, अगर एक डॉग 2 बिस्किट खा रहा है तो, यानी 20 डॉग्स 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहे हैं, इस वजह से ये 40 बिस्किट एक्स्ट्रा बच गए। तो 20 तो डॉग्स हो गए, 45 माइनस 20 कितना हो गया, 25 कैट्स हो गई। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6,000। इफ द मेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 5% एंड फीमेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 9%, देन पॉपुलेशन विल बिकम 6,500 आफ्टर 1 ईयर। यानी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, 500 बढ़ गई। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स एट प्रेजेंट। तो 5% तो मेल बढ़े और फीमेल कितनी बढ़ी, 5% तो फीमेल बढ़ी से, लेकिन 4% और एक्स्ट्रा बढ़ी। तो टोटल कितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, 6,000 पे 5% तो बढ़ा, ये मेल भी बढ़े और फीमेल भी बढ़े, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, 6,000 पे 5% के हिसाब से, 6,000 पे 5% के हिसाब से 300 लोग तो बढ़ने थे ही सही, लेकिन पॉपुलेशन कितनी बड़ी रियल में, 500 लोग बढ़े, जबकि यहाँ पे तो 300 ही है। तो बाकी के 200 एक्स्ट्रा क्यों बढ़े, क्योंकि एक्स्ट्रा फीमेल्स बढ़ी है 4% से। यानी फीमेल जो थी, नंबर ऑफ फीमेल्स पे 4% और एक्स्ट्रा बढ़े, इस वजह से 300 की जगह 500 लोग बढ़े, यानी 200 एक्स्ट्रा बढ़े। क्यों बढ़े, क्योंकि 4% से ज्यादा और बढ़ी है फीमेल्स। ठीक है, तो फीमेल का 4% बराबर होगा 200 के, तो फीमेल्स कितनी होगी, 5,000। अगर फीमेल्स 5,000 है तो मेल कितने हो गए, 6,000 minus 5,000 that is equal to 1,000, that will be the answer। ठीक है, टोटल मार्क्स में मान लेता हूं x है, तो टोटल मार्क्स का 25% अगर वो स्कोर करता है तो वो 210 नंबर से फेल हो जाता है, तो उससे पास होने के लिए 210 नंबर ज्यादा स्कोर करने पड़ेंगे। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि 55% मार्क्स अगर वो स्कोर कर लेता है तो वो 240 नंबर से पास हो जाता है। यानी अगर वो 55% ऑफ टोटल मार्क्स में से अगर 240 नंबर कम भी स्कोर करता ना तो भी वो पास तो हो ही जाता। यानी ये किसके बराबर हो गया, पासिंग मार्क्स के। अगर वो 25% स्कोर करता तो उसके 210 नंबर कम रह जाते, अगर वो 55% स्कोर करता तो उसके 240 नंबर ज्यादा आ जाते। अब मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देता हूं, तो ये आएगा 30% रिप्रेजेंट करेगा 450 को, तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 15 को। यानी 15 नंबर स्कोर करने पे 1% बढ़ता है, तो 210 नंबर अगर वो स्कोर करता तो उसके कितने परसेंट बढ़ जाते हैं, यानी 210 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 14%। यानी अगर वो 25% प्लस ये कितना हो गया 14%, तो पासिंग परसेंटेज हमें पूछिए, तो 25 प्लस 14% इज इक्वल टू कितना होगा, 39% हमारा आंसर। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 55% से अगर उसके 240 नंबर कम भी आते हैं ना तो भी वो पास हो जाता है। 1% 15 नंबर की वजह से घटता है या बढ़ता है, तो 240 नंबर घटने से कितने परसेंट घटता है, 16% घटाना पड़ता है। यानी 55% में से अगर मैं 16% और घटा देता तो भी पासिंग परसेंट आ जाता, दैट विल बी इक्वल टू 39% आंसर। ठीक है, अब इस वीडियो से अगली 5 वीडियोस तक हम लोग इलेक्शन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, 12.5% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड द विनर गेट्स 60% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड ही विंस बाय 5600 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट। यानी वोटर्स कितने ये पता लगाना है, x मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोटर्स को। क्वेश्चन में कह रहा है 20% वोटर्स से तो वोट ही नहीं दिया, 20% ने वोट नहीं दिया तो कितनों ने दिया, 80% ने दिया। 80% की फ्रैक्शन की होगी 4/5, यानी इतने जनों ने तो वोट दिया, x into 4/5 जनों ने वोट दिया। अब जिन्होंने वोट दिया ना उसमें से भी 12.5% वोट्स तो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, अगर 1/8 वोट्स इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने बचे, 1 - 1/8 दैट इज इक्वल टू 7/8 वोट्स वैलिड बचे। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है विनर को 60% ऑफ द वैलिड वोट्स मिले और वो 5600 वोट से जीता। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स हम लोग 100 मान लेते हैं, 100 में से जो विनर को मिले वो कितने मिले 60, तो लूजर को कितने मिले होंगे 40, तो विनर कितने वोट से जीता, 20 वोट से।
20 वोट से जीता कितनों पे 100 पे, तो 20/100 की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/5, और ये किसके बराबर है, कितने वोट से जीता हूं 5600 से। जब हम इसको पूरी स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी एंड दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इलेक्शन का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे 2500 वोट्स लिखा डिक्लेयर्ड इनवैलिड। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था 12.5%, पहले परसेंट के फॉर्म में था, नंबर के फॉर्म में। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, वैलिड वोट्स को 100 मान लो सबसे पहले। तो वैलिड वोट्स के 55% विनर को मिले तो लूजर को कितने मिले होंगे 45। तो विनर लूजर से कितने यूनिट वोट से जीता 10 यूनिट वोट से, लेकिन एक्चुअली वो जीता कितने वोट से 2000 वोट से। 10 रिप्रेजेंट करा 2000 को, तो 100 रिप्रेजेंट करेगा 20000 को, तो 20000 क्या हो गए वैलिड वोट्स हो गए। अब हमें वो अमाउंट निकालना है जिसमें वैलिड प्लस इनवैलिड दोनों वोट्स हो, मतलब पब्लिक ने जो वोट दिए वो निकालने टोटल नंबर उनका। तो वो कैसे आएगा 20000 तो वैलिड वोट हो गए प्लस 2500 इनवैलिड हो गए, तो 22500 हो गए वैलिड प्लस इनवैलिड वोट। अब इसमें क्या नहीं है, इसमें वो वोट्स नहीं है जो लोगों ने दिए ही नहीं, इसमें सिर्फ वो वोट्स हैं जो लोगों ने दिए, भले वो वैलिड हुआ इनवैलिड हुआ। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 10 का 10% होगा 1, यानी 10 - 1 दैट इज 9। 9 जनों ने वोट दिए, एक जने ने वोट नहीं दिया। 9 रिप्रेजेंट करा 22500 को, 1 रिप्रेजेंट करेगा 22500 डिवाइड बाय 9, और 10 रिप्रेजेंट करेगा 22500 डिवाइड बाय 9 इंटू 10। इसका आंसर आएगा 25000। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा, ये बस एक चीज का डिफरेंस है, क्या विनर गॉट 60% ऑफ द वोटिंग लिस्ट। पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था विनर गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो वोटिंग लिस्ट के मेंबर्स हम लोग 100x मान लेते हैं। 10% वोटर्स ने वोट ही नहीं दिया, तो वोटिंग कितने जनों ने करी, सिर्फ 90x जनों ने, क्योंकि 300 वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। तो 90x माइनस 300 वोट्स जो है वो वैलिड है। वोटिंग लिस्ट कितनी थी 100x, तो उसका 60% यानी 60x वोट्स मिले हैं विनर को। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि लूजर को 48% वोट मिले वोटिंग लिस्ट के, भाई ये तो सिर्फ एक कहने का तरीका था कि 100x वोट का 60% मिले विनर को। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि लूजर को इसके 40% वोट मिले, क्योंकि आप जानते हो वोटिंग तो जनों ने करी, कितने जनों ने 98 जनों ने, तो लूजर को 40x कैसे मिल जाएंगे, ये बात को कहने का एक तरीका था। लूजर को मिलेंगे कितने टोटल वैलिड वोट्स में से 60x को माइनस कर दो तो आ जाएगा लूजर के वोट्स यानी 30x माइनस 300। अब वो जीता कितने वोट से 60x माइनस 30x माइनस 300 यानी 30x प्लस 300 हो गया ये, और वो जीता कितने वोट से 900 वोट से। तो 30x इक्वल आ गया किसके 600 के। x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो वोटिंग लिस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 into 20 दैट इज इक्वल टू 2000 आंसर। In an election, Ridhima and Sania participated. 2/5 of the voters promised to vote for Ridhima and rest promised to vote for Sania. 5 में से 2 जनों ने रिधिमा को वोट करने का प्रॉमिस किया। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स 500 मान लेते हैं। 500 में से और रिधिमा को वोट करने वाले कितने हो गए इंटू 100 किया, तो यहाँ पे भी इंटू 100 कर दो, तो 200 लोगों ने रिधिमा को वोट करने का प्रॉमिस किया, और बाकी जने बचे कितने 300, तो 300 ने सानिया को वोट करने का प्रॉमिस किया। वोटिंग डे पर 15% लोग जो है उन्होंने रिधिमा को वोट करने से मना कर दिया जिन्होंने प्रॉमिस किया था। तो 200 का 15% कितना हो गया 30, तो 30 जनों ने रिधिमा को वोट करने से मना कर दिया, और फिर उन्होंने किसको वोट किया सानिया को। 25% लोगों ने सानिया को वोट करने से मना कर दिया, यानी 300 का 25% कितना हो गया 75, तो 75 लोगों ने सानिया को वोट करने से मना कर दिया, और किसको वोट कर दिया रिधिमा को। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इफ सानिया विंस बाय 750 वोट्स। 245 और 255, यानी सानिया कितने वोट से जीती 10 यूनिट्स वोट से, जबकि वो जीती कितने वोट से 750 वोट से। तो एक रिप्रेजेंट करेगा 75 को, और 500 रिप्रेजेंट करेगा 75 into 500 दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, जो लूजिंग कैंडिडेट था उसको 30% वोट मिले। अब हमें ये बताना है कि जो बंदा फर्स्ट आया ना, यानी जो विनिंग कैंडिडेट है, वो कम से कम कितने वोट से जीता है। 2 केस इसलिए बनाए क्योंकि लूजिंग तो सेकंड नंबर वाली पोजीशन वाला भी होगा और थर्ड नंबर वाली पोजीशन वाला भी होगा। तो एक बार सेकंड पोजीशन पे रखेंगे 30% वोट वाले को, और एक बार थर्ड पोजीशन पे रखेंगे। सबसे पहले केस 2 को डिस्कस करते हैं। केस 2 में थर्ड पोजीशन वाले बंदे को ज्यादा से ज्यादा कितने वोट्स मिल सकते हैं। इसको 30 मिले तो 30 से तो ज्यादा इसको मिल नहीं सकते, क्योंकि वो थर्ड पोजीशन पे, तो कितने वोट्स मिलेंगे उसको, ज्यादा से ज्यादा वोट्स उसको 29 मिल सकते हैं। अगर इसको 29 मिल गए, इसको 30 मिल गए, तो फर्स्ट वाली पोजीशन पे कितने मिलेंगे 41 मिलेंगे। अब आप बोलोगे कि इसको 28 भी तो ले सकता हूं। अगर इसको 28 ले लिया आपने तो ये कितना हो जाएगा 42, और हमें नियरेस्ट मार्जिन करना है, इस वजह से हम इसको 28 नहीं ले सकते। अब आते हैं केस 1 पे। थर्ड पोजीशन वाले को 30% वोट्स मिले, बचे कितने 70% वोट्स। एक काम करते हैं 70 का हाफ कर लेते हैं, तो होगा 35, लेकिन दोनों को 35 मिल नहीं सकते। जो फर्स्ट पोजीशन वाला है उसको 1% ज्यादा कर देते हैं, और जो लोएस्ट पोजीशन वाला है उसको 1% घटा देते हैं, यानी 34% इसको मिले होंगे और 36% इसको मिले होंगे। यहाँ पे कितना डिफरेंस आया 2% का। अगर आप इन दोनों के अलावा कोई और भी फिगर लोगे ना, तो हमेशा ही डिफरेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, 3%, 4% ऐसे बढ़ता जाएगा। हमें कम से कम डिफरेंस वाला चाहिए, इस वजह से 2%। सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय, मतलब वो जितनी भी सेल्स करे उस पे उसको 12% का कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, और 1% का बोनस भी मिलेगा अगर वो 15,000 से ऊपर की सेल्स करता है। तो मतलब 15,000 तक उसको 1% का बोनस नहीं मिलेगा। 15,000 से ऊपर के जितना भी अमाउंट का, मान लो अगर उसने 19,000 की सेल करी, तो 15,000 से 19,000 में कितना डिफरेंस है 4,000 का, तो 4,000 पे 1% यानी 40 रुपए उसको बोनस मिलेगा। ठीक है, If the total earnings of a salesman is 7,650, find the total sales। तो यहाँ पे काम करे अगर कंपनी कि उसको 15,000 तक भी पूरा 1% बोनस जो वो नहीं दे रही है वो भी अगर दे दे, तो उसको ओवरऑल कितना कमीशन मिलेगा 12% नहीं 13% कमीशन मिलेगा। अगर उसको कंपनी 13% कमीशन देगी तो उसकी अर्निंग कितनी हो जाती 7,650, और 15,000 पे 1% जो कंपनी नहीं दे रही अगर वो भी देगी तो कितना हो जाएगा 150 और हो जाएगा 15,000 का 1%, तो 7,800 रुपए वो कमा रहा होता 13% के कमीशन पे, यानी 13% रिप्रेजेंट कर रहा है 7,800 को, तो 1% रिप्रेजेंट करेगा 7,800 डिवाइड बाय 13,
और 100% रिप्रेजेंट करेगा किसको, 7,800 डिवाइड बाय 13 इंटू 100, दैट विल बी द 100% क्या होगा, टोटल सेल्स, ऑब्वियस सी बात है। तो किसके बराबर होगा, 13 बन जाए 13 600, तो ये कितनी हो गई सेल्स, 60,000 रुपीज की। कंपनी अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय सेल्समैन एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर 15,000 रुपीज। यहाँ तक तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही एक काम करते हैं, 1% और कमीशन देते हैं सेल्समैन को, यानी उसकी इनकम जो होगी वो 150 रुपए और बढ़ जाएगी, ठीक है। इफ द सेल्समैन डिपॉजिटेड 52,350 इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग्स फ्रॉम द टोटल सेल्स मेड बाय हिम, फाइंड द टोटल सेल्स। मतलब ये कौन सी इनकम होगी, ये कंपनी की इनकम होगी। कब ये इनकम, जब टोटल सेल्स में से कमीशन अपना ले लिया सेल्समैन ने और इतना पैसा कंपनी में जमा करा दिया। हमने पहले एक बात बोली थी कि 1% जो है वो भी हमने उसके जो 15,000 तक जो उसको कमीशन नहीं मिलेगा, अगर कंपनी वो भी उसको दे देगी तो 150 रुपए उसकी इनकम और बढ़ जाएगी। अगर उसकी इनकम 150 बढ़ गई तो कंपनी की इनकम 150 घट जाएगी, यानी 52,350 में से 150 माइनस करूंगा मैं तो ये कितना आएगा, 52,200। तो ये कितनी परसेंट हो जाएगी, 87%, क्योंकि 13% तो उसकी इनकम होगी किसकी, सेल्समैन की, तो 87% किसकी इनकम हो जाएगी, कंपनी की। तो कंपनी की टोटल सेल्स कितनी होगी, टोटल सेल्स हमेशा आपको मालूम है 100% ही होती है, तो 52,200 डिवाइड बाय 87 इंटू 100, इसको जब आप सॉल्व करोगे 600 बार और आंसर आएगा 60,000 rupees. A company allows 20% commission to its salesman on the total sales and 10% bonus besides the commission on the net profits after charging such bonus if the total sales and profit are 10 lakh and 1,32,000. Find the total earning of salesman. कंपनी अपने सेल्समैन को 20% का कमीशन देती है टोटल सेल्स में, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। 10% का बोनस भी देती है कमीशन के अलावा, बिसाइड्स द कमीशन मतलब कमीशन के अलावा भी 10% का बोनस देती है, किस पर, नेट प्रॉफिट पर। याद रखना, नेट प्रॉफिट पर 10% का कमीशन देती है आफ्टर चार्जिंग सच बोनस, बोनस को चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उस पर 10% का कमीशन देती है। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 10 का 10% होगा 1, दैट इज इक्वल टू बोनस। ये 10 क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। 10 का 10% 1, ये 1 क्या हो गया, बोनस हो गया। नेट प्रॉफिट में अगर मैं बोनस जोड़ दूं तो क्या आएगा, टोटल प्रॉफिट। ऑब्वियसली बात है, टोटल प्रॉफिट वो कितना होगा, 10 में 1 जोड़ा तो कितना आया, 11 यूनिट हो गया टोटल प्रॉफिट। और टोटल प्रॉफिट है कितना रियल में, 1,32,000 हमारा टोटल प्रॉफिट है। तो बोनस कितना हो गया, 1 यूनिट के हिसाब से 12,000, और नेट प्रॉफिट कितना हो गया 10 यूनिट के हिसाब से 1,20,000। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा फाइंड द टोटल अर्निंग ऑफ सेल्समैन, 20%, 10 लाख का 20% तो उसका कमीशन था, दैट इज 2 लाख रुपए। बोनस कितना है, 12,000 रुपए का, तो 12,000 हमने और ऐड कर दिया तो इसका आंसर कितना आएगा, 2,12,000 रुपए टोटल अर्निंग हो गई सेल्समैन की, ठीक है। एक आदमी जुआ खेलने के लिए गया, कुछ पैसे लेके गया होगा, लेकिन 3 राउंड खेलने के बाद उसके पास जो पैसे लेके गया था उसके 50% अमाउंट ही बचा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ही लॉस्ट हाफ ऑफ हिज इनिशियल मनी आफ्टर प्लेइंग 3 राउंड्स ऑफ गैम्बलिंग सच दैट इफ ही विंस अ राउंड, अगर वो एक राउंड जीतता है तो उसके पास 100 रुपए आते हैं, लेकिन उसको टोटल अमाउंट का 50% वापस से डिपॉजिट करना पड़ जाता है। अगर वो तीनों ही राउंड जीत जाए तो उसके पास स्टार्टिंग में कितने पैसे होंगे जब वो जुआ खेलने आया होगा, वो हमें निकालना है। मान लेते हैं जब वो जुआ खेलने आया था उसके पास x रुपीस थे, वो पहला राउंड जीता तो उसके पास कितने रुपए आएंगे, 100 रुपए आएंगे, लेकिन उसका 1/2 उसे वापस से डिपॉजिट करने। फिर उसने अगला राउंड खेला, फिर उसके पास 100 रुपए है, लेकिन उसका फिर से 1/2 उसको जमा कराना पड़ गया। फिर उसने अगला राउंड खेला तो 100 रुपए है, लेकिन उसका भी 1/2 यानी 50% उसे डिपॉजिट कराना पड़ गया। 3 राउंड हो गए और उसके पास बचे कितने पैसे लास्ट में, x/2, यानी जितने पैसे उसके वो लेके आया था उसका हाफ बचा उसके पास एंड में। इसको पूरे को सॉल्व करोगे, इसका आंसर आएगा x/2 प्लस 150 इंटू 1/2 प्लस 100, ऐसा लिख दो, और फिर कितना बचा वापस से इंटू 1/2 इज इक्वल टू x/2। अब जब यहां तक पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा x/4 प्लस 175, और ये यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, x के। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू 700/3 आंसर, ठीक है। इनिशियल प्राइस थी जो पेट्रोल की वो कितनी थी, 50 रुपए, और बाद में प्राइस जो हो गई वो 20% से इंक्रीज हो गई। तो पहले प्राइस थी 50, 20% से इंक्रीज हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 60। कंजम्पशन पहले भी 10 लीटर था, आज भी 10 लीटर। ये कंजम्पशन हम जितना पहले था आज भी उतना ही रख रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस और कंजम्पशन को, तो एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। 500 रुपए का पहले एक्सपेंडिचर हो रहा था, अब कितने का एक्सपेंडिचर होगा, 600 रुपए का, यानी 100 रुपए का इंक्रीज हो गया 500 पे, तो 100 पे कितना, तो ये कितने परसेंट से इंक्रीज हो गया एक्सपेंडिचर, 20% से। यानी इसका मतलब क्या समझ में आया, जितने परसेंट से प्राइस इंक्रीज होगा ना उतने ही परसेंट से एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा अगर कंजम्पशन का अमाउंट सेम है तो। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जैसे शुगर की प्राइस 20% से बढ़ी तो हमने कंजम्पशन को घटा दिया एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए। 20% की फ्रैक्शन कितनी थी, 1/5, तो ओल्ड प्राइस कितनी होगी, 5 रुपीस पर केजी होगी शुगर की, और नई प्राइस कितनी होगी, 5 का 20% 1 यानी 5 + 1 6 रुपीस पर केजी होगी शुगर की नई प्राइस। लेकिन हमें एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रखना है, तो इन दोनों का एलसीएम हम लोग एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, दैट इज 30 रुपीस। 35 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, यानी 6 किलो का कंजम्पशन पहले हो रहा था, और 30 6 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 5 किलो कंजम्पशन अब हो रहा है, यानी 1 किलो कंजम्पशन डिक्रीज हो गया 6 पे, तो 100 पे कितना 16 2/3%। अब यहाँ पे आपने एक चीज गौर करी होगी क्या कि जो रेशियो प्राइस का है ना उसका उल्टा रेशियो कंजम्पशन का है अगर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर सेम है तो। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन अप्रोच से सॉल्व करना सीखेंगे। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। मान लेते हैं प्राइस ऑफ शुगर कितनी थी पहले, 100 रुपए मान लेते हैं, 100 से 20% इंक्रीज हुई प्राइस, तो कितनी हो गई प्राइस, 120 रुपए। प्राइस के साथ साथ आपको मालूम है एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है, तो एक्सपेंडिचर भी कितना हो जाएगा, 120 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में क्या करें कि हमें एक्सपेंडिचर जितना पहले था उतना ही रखना है, लेकिन प्राइस तो इंक्रीज हो गई, तो क्या कम होगा, कंजम्पशन कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, 120 से वापस हमें एक्सपेंडिचर कम कितना करना है, 100 पे जाना है, तो 20 की हमें कमी करनी पड़ेगी। 20 की कमी करनी है 120 पे, किसकी वजह से हो रही है कमी, क्योंकि हमें कंजम्पशन कम करना पड़ गया, जस्ट बिकॉज की प्राइस इंक्रीज हो गई। हम एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर नहीं सकते, तो हमें कंजम्पशन ही कम करना पड़ेगा। 20 की कमी 120 पे, तो 100 पे कितनी, 1/6 × 100 दैट इज इक्वल टू 16 2/3% हमारा हो गया आंसर।
ठीक है। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%। मान लेते हैं शुगर की प्राइस पहले 100 रुपए थी, 30% से कम हो गई, तो अब कितनी हो गई? 70 रुपए प्राइस हो गई शुगर की। अगर शुगर की प्राइस 70 रुपए हो गई और अगर हमारा कंजम्पशन हमें पहले जितना था आज भी उतना ही रखना है, तो एक्सपेंडिचर हमारा कम होगा, क्योंकि अब हम कम पैसों में ज्यादा चीजें ले सकते हैं। तो अगर हमारी प्राइस कम करा है हमने, कंजम्पशन उतना का उतना ही है, तो एक्सपेंडिचर कम होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा कंजम्पशन हमने बढ़ाया, यानी एक्सपेंडिचर को हमने उतना कम नहीं किया जितने हमने प्राइस को कम किया। एक्सपेंडिचर को हमने 10% से कम किया है बस। अगर हम एक्सपेंडिचर उतना ही रखते तो कंजम्पशन कितना बढ़ जाता? 70 से वापस 100 पे जाता, यानी 30 बढ़ता कितने पे? 70 पे। तो 100 पे कितना होता? लेकिन एक्सपेंडिचर हमने कम कर दिया। कितना कम करा? 100 से 10% कम किया, यानी 90 रुपए कर दिया हमने एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन हम कितना बढ़ाएंगे? 20 बढ़ाएंगे, कितने पे? 70 पे। तो 100 पे कितना? 1/7 होता है 14.28%। तो 2/7 कितना होगा? 28.56%। दैट विल बी आवर आंसर। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। मान लेते हैं पहले प्राइस थी 100 रुपए, अब शुगर की प्राइस इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई? 20% से 120 रुपीस। बाय हाउ मच केजी ऑफ कंजम्पशन इज डिक्रीज्ड सो एज टू एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 5% ओनली। कितना हुआ? 105 हो गया अब एक्सपेंडिचर। और ओरिजिनली कंज्यूम कितना कर रहे थे? 280 केजी ऑफ शुगर। तो हम पूछा है कि कंजम्पशन कितना कम करेंगे, कितना परसेंट नहीं, कितना कम करेंगे, ये पूछा है हमसे। परसेंटेज नहीं पूछा है, एक्चुअल अमाउंट पूछा है। तो कंजम्पशन कितना हम कम करेंगे? 15 कम करेंगे 120 पे। तो 100 पे कितना? इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/8। ये नीचे वाला क्या आएगा? ओरिजिनल कंजम्पशन। और ये क्या आएगा? डिक्रीज इन कंजम्पशन। ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है? 8 यूनिट। 8 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 280 केजी को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 280 डिवाइड बाय 8, ये कितना होगा? 35 kg। दैट विल बी द आंसर। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेजेस 12 kg लेस शुगर फॉर ₹300। मतलब जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ शुगर का 20% से, फैमिली ने 12 किलो शुगर खरीदनी कम कर दी 300 रुपए की। मतलब एक्सपेंडिचर तो पहले भी फैमिली का 300 रुपए था, आज भी 300 रुपए है, लेकिन प्राइस बढ़ने की वजह से, क्योंकि उनको एक्सपेंडिचर 300 रुपए रखना है, इस वजह से उन्होंने कंजम्पशन को 12 किलो से कम कर दिया। 100 रुपए प्राइस मान लेते हैं हम, 20% इंक्रीज हुई तो कितनी हो गई प्राइस? 120 रुपए। तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ना चाहिए, लेकिन एक्सपेंडिचर हमने बढ़ाया नहीं, तो कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। 20 से कम कर दिया, कितने पे? 120 पे। यानी 6 यूनिट हो गया ओरिजिनल कंजम्पशन और 1 यूनिट हो गया चेंज इन कंजम्पशन। और एक्चुअल में चेंज इन कंजम्पशन कितना? 12 kg। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करा 12 kg को, तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 72 kg को। दैट इज द ओरिजिनल कंजम्पशन। और करंट कंजम्पशन कितना होगा? 6 में से चेंज इन कंजम्पशन को माइनस करेंगे, यानी 5 हो गया करंट कंजम्पशन। 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितने को? 60 kg को। तो ये हो गया करंट कंजम्पशन। तो आपने यहाँ पे एक चीज गौर करी होगी, क्या ओरिजिनल और करंट कंजम्पशन निकालने के लिए तो हमें 300 रुपए की जरूरत ही नहीं थी। अब बात करते हैं ओरिजिनल प्राइस की। तो एक्सपेंडिचर अपॉन ओरिजिनल कंजम्पशन विल बी इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस, और एक्सपेंडिचर अपॉन करंट कंजम्पशन विल बी इक्वल टू द करंट प्राइस। दैट विल बी द आंसर इन रुपीस पर kg। ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस के लिए क्वेश्चन लिया है, इसको सॉल्व कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी बस कांसेप्ट समझने पे ध्यान देंगे। इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स। तो ये 65% स्टूडेंट्स वो हैं जो मैथ्स में पास हुए। आगे कह रहा है 48% स्टूडेंट्स पास इन फिजिक्स। ये वो 48% बच्चे हैं जो फिजिक्स में पास हुए हैं। लेकिन आगे क्वेश्चन में कह रहा है 30% पास इन बोथ। मतलब 30% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों में पास हुए, मतलब ये वाले बच्चे। कौन से? ये वाले। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था ना कि 65% ऑफ द स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स। तो यहाँ पे वो बच्चे नहीं है कि जो सिर्फ मैथ्स में ही पास हुए, यहाँ पे वो बच्चे भी हो सकते हैं जो फिजिक्स में भी पास हुए। ठीक है। जब आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ हो कि 65% ऑफ द स्टूडेंट पास इन मैथ्स ओनली, तब वो चीज किस वाले एरिया को कोऑर्डिनेट कर रही है? इस वाले एरिया को, ये वाले सिर्फ जहां पे मैं येलो से शेड कर रहा हूँ ना, वो गया वो बच्चे जो सिर्फ मैथ्स में पास हुए हैं। और वो बच्चे जो सिर्फ फिजिक्स में पास हुए वो कौन से होंगे? वो होंगे ये वाले सिर्फ, जहां पे मैं शेड कर रहा हूँ। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। जस्ट ये एक रेफरेंस के लिए था। इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स, 48% पास इन फिजिक्स एंड 30% पास इन बोथ। अगर 30% दोनों में पास हुए और मैथ्स में 65% पास हुए, तो सिर्फ मैथ्स में कितने बच्चे पास हुए वो हम कैसे निकालेंगे? 65 - 30 दैट इज इक्वल टू 35%। ये वो बच्चे आ गए जो सिर्फ मैथ्स में पास हुए, ये वाले बच्चे। 48% बच्चे फिजिक्स में पास हुए, लेकिन 30% उनमें से फिजिक्स और मैथ्स दोनों में पास हुए। तो सिर्फ फिजिक्स में कितने बच्चे पास हुए होंगे? 48 - 30 दैट इज 18%। यानी ये वाले बच्चे जो सिर्फ फिजिक्स में पास हुए। ठीक है। अब हमें वो बच्चे निकालने हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो पास हुए। तो वो कौन से होंगे? कुछ बच्चे जो सिर्फ मैथ्स में पास हुए, कुछ बच्चे जो सिर्फ फिजिक्स में पास हुए, और कुछ बच्चे जो दोनों में पास हुए। दैट इज 35 + 30 + 18 दैट इज इक्वल टू 83। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? हाउ मच % ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो पास हुए वाले बच्चे कितने? 83%। और टोटल बच्चे कितने थे? 100%। तो 17% बच्चे वो होंगे जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए, दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग इसी सेम क्वेश्चन को दूसरा अप्रोच से कैसे सॉल्व करना है इस पे फोकस करेंगे। ठीक है। 65% बच्चे जो थे वो मैथ्स में पास हुए, 48% बच्चे जो थे वो फिजिक्स में पास हुए, और 30% वो थे जो दोनों में पास हुए। तो उनको माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएंगे वो बच्चे जो किसी ना किसी में पास हुए। इसमें से 30 माइनस क्यों किया हमने? जस्ट बिकॉज कि जब हमने 65 लिया था ना, तो 65 में भी ऑलरेडी 30 था, और जब हमने 48 को लिया तो भी ऑलरेडी उसमें 30 इंक्लूडेड था, तो 30 दो बार आ गया था, इस वजह से हमने 30 को माइनस कर दिया। तो ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो 83% वो बच्चे आ गए जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए। हमें निकालना है वो बच्चे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो 100% बच्चे थे, 83% किसी ना किसी में पास हुए, तो 17% बच्चे वो बचेंगे जो दोनों में फेल हो गए, यानी किसी में पास नहीं हो पाए। 20% बच्चे मैथ्स में फेल हुए हैं, 15% बच्चे इंग्लिश में फेल हुए हैं, और 25% बच्चे हिंदी में फेल हुए हैं। तो मैंने 20 + 15 + 25 कर लिया। 5% जो है वो मैथ्स और इंग्लिश में फेल हुए हैं, 10% जो है वो
इंग्लिश और हिंदी में फेल हुए हैं और 15% जो है वो मैथ्स और हिंदी में फेल हुए हैं, तो उनको मैंने उसमें से माइनस कर लिया और लास्ट में जो 2% बच्चे जो तीनों में फेल हुए हैं उनको मैंने ऐड कर लिया। वैसा क्यों किया वो मैं डिस्कस करता हूं आपसे। जब मैंने 20, 15 और 25 को ऐड किया ना, तो मैंने उन बच्चों को 2 बार ऐड कर लिया जो बच्चे 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो इसीलिए उनको मैंने नेगोशिएट करने के लिए क्या करा, यहाँ पे एक बार वापस से माइनस कर दिया ताकि चीजें बैलेंस आउट हो। अब बात आती है मैंने +2 क्यों करा। +2 मैंने इसलिए किया क्योंकि जब मैंने इन तीनों को ऐड किया ना, 20 + 15 + 25, तो मैंने उन 3 सब्जेक्ट में फेल हुए वाले बच्चों को 3 बार ऐड किया, प्लस जब मैंने 2-2 सब्जेक्ट में फेल हुए वाले बच्चों का सेटलमेंट किया ना, तब ये 3 सब्जेक्ट में फेल हुए बच्चे उसमें से माइनस हो गए 3 बार, तो इसी वजह से उसका कोई इंपैक्ट बचा ही नहीं। इस वजह से मैंने लास्ट में 2 ऐड किया, इसका आंसर आया 32%। तो 32% वो बच्चे जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। अब मुझे निकालना है जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए वो कितने बच्चे होंगे, तो उन बच्चों को हटा दो जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट में और ज्यादा से ज्यादा तीनों सब्जेक्ट में, तो उन बच्चों को जब हम 100% में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स एंड 65% ऑफ स्टूडेंट्स पास इन रीजनिंग। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि एग्जामिनेशन में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वन इज मैथमेटिक्स एंड द अदर वन इज रीजनिंग, व्हाइल 15% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। 15% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। अगर 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, तो हमें ये बताना है कि ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जो सिर्फ रीजनिंग में फेल हुए हैं। 2 ही तो सब्जेक्ट है। अब जो बच्चे सिर्फ मैथ्स में पास हुए हैं वही बच्चे तो सिर्फ रीजनिंग में फेल हुए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। मैथ्स में कितने बच्चे पास हुए, 150, तो वही बच्चे रीजनिंग में फेल हुए होंगे, क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट है हमारे पास। अगर 2 से ज्यादा होते तो हमें दिमाग लगाना पड़ता। जो बच्चे सिर्फ मैथ्स में पास हुए हैं, सिर्फ मैथ्स में, तो ऑब्वियस सी बात है वो दूसरे वाले सब्जेक्ट में तो फेल हुए होंगे। दूसरा वाला का सब्जेक्ट कौन सा है, रीजनिंग, यही हमें बताना था। सिर्फ ऐसे बच्चे बताओ जो सिर्फ रीजनिंग में फेल हुए, दैट इज 150 आंसर। इन अ क्लास 39 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स, 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड 39 स्टूडेंट्स पास्ड इन रीजनिंग। इफ 21 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स एंड इंग्लिश, 18 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड 19 स्टूडेंट्स पास्ड इन रीजनिंग एंड मैथ्स, एंड इफ 22 स्टूडेंट्स पास्ड इन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स, मतलब 2 सब्जेक्ट्स में पास हुए, तीसरे में नहीं हुए, ध्यान रखना है ना, देन फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स हु पास्ड। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं उनको हम एक्स मान लेते हैं। अब 21 स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स और इंग्लिश में पास हुए, लेकिन जब हम 21 माइनस एक्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश में ही पास हुए हैं। ठीक है, तो 21 माइनस एक्स, ऐसे 18 स्टूडेंट्स के साथ भी हम एक्स माइनस कर देंगे तो वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो सिर्फ इंग्लिश और रीजनिंग में पास हुए, मतलब सिर्फ 2 सब्जेक्ट में पास हुए, प्लस 18 माइनस एक्स रीजनिंग और मैथ्स के स्टूडेंट्स के साथ, दैट इज 19 माइनस एक्स। ये वो स्टूडेंट्स का सम आ गया जो सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में ही पास हुए हैं बस, और ये किसके बराबर है, 22 के। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। वो स्टूडेंट्स जो तीनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं, उसके बाद वेन डायग्राम से जब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। और अगर वेन डायग्राम से नहीं करना चाहता हूं तो फिर फॉर्मूला लगा दूंगा, 39 + 50 + 39 -21 -18 -19, और लास्ट में कर दूंगा जो एक्स की वैल्यू आएगी उससे प्लस, that will be the answer. और reduction of ₹2 per kg enables a man to purchase 4 kg more sugar for ₹16। इससे ये समझ में आ रहा है कि उसका एक्सपेंडिचर पहले भी 16 रुपए था, आज भी 16 रुपए है, बस डिफरेंस क्या है कि प्राइस जो है वो 2 रुपए पर केजी घट गई शुगर की, इस वजह से वो 4 किलो शुगर ज्यादा परचेज कर पा रहा है, यानी कंजम्पशन उसका बढ़ गया। क्यों, क्योंकि प्राइस कम हो गई, लेकिन एक्सपेंडिचर पहले भी उतना ही था। अगर एक्सपेंडिचर पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही है, तो प्राइस कम होगी तो ऑब्वियस बात है कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही सही। 16 रुपए एक्सपेंडिचर है और आज प्राइस कितनी है, पहले मान लेते हैं एक्स थी तो आज हो गई x - 2, और पहले प्राइस कितनी थी x रुपए, और कंजम्पशन कितना बढ़ा उसका 4 केजी से। ऑब्वियस सी बात है आज के कंजम्पशन माइनस पुराना वाला कंजम्पशन वही तो बराबर है 4 केजी के, क्योंकि 4 केजी वो ज्यादा कंज्यूम करने लग गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 16 कॉमन आएगा, 1/x - 2 - 1/x इज इक्वल टू 4, 16 x - x + 2 अपॉन x - 2 इज इक्वल टू 4, 4 1 जार 4 4 जार x - 2 इज इक्वल टू 8 हो गया। ऑब्वियसली बात है x की वैल्यू क्या होगी 4, क्योंकि 4 × 4 - 2 दैट इज 4 × 2 इज इक्वल टू 8 आंसर, तो x इज इक्वल टू आ गया 4 आंसर। ठीक है, मिस्टर अजय स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड एंड 15% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो 20% और 15% तो यहाँ खर्च कर देते हैं, तो कितना खर्च कर देते हैं वो 35%। 35% की फ्रैक्शन क्या होगी, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, तो 35% की कितनी होगी 5 7 35, तो 7/20, 7/20 उन्होंने खर्च किया, तो बचा कितना उनके पास 13/20। बचा हुआ कितना था x × 13/20। इसका भी 40% और 30% वो कहाँ खर्च कर देते हैं, मेडिकल में, एंटरटेनमेंट में और ट्रांसपोर्ट में मिला करके। तो 40% और 30% कितना हो गया 70%, इतना वो खर्च कर देते हैं, तो बचा कितना 30%। तो इसका मतलब इंटू 3/10, एंड में उनके पास अमाउंट कितना बचा 8775, तो ये हो गया 8775 के इक्वल। उनकी मंथली इनकम बतानी, मंथली इनकम हमने x मानी थी, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 45,000 रुपीज, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और साथ में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, चेंज इन हिज सैलरी। सैलरी में चेंज कितना होगा, हमेशा ध्यान रखना कि जिस परसेंट से इंक्रीज हो रही है सैलरी या कुछ भी, और उसी परसेंट से डिक्रीज भी हो रही है बाद में, या मान लेते हैं पहले डिक्रीज हो रही होती है इंक्रीज की बजाय 20% से, और बाद में इंक्रीज हो रही होती है 20% से। ठीक है, हर केस में क्या होगा, अल्टीमेटली सैलरी में जो चेंज आएगा, किसी भी चीज में चेंज आएगा वो डिक्रीज ही आएगा। पहले इंक्रीज होकर फिर डिक्रीज हो सेम परसेंट से, या पहले डिक्रीज होकर फिर इंक्रीज हो सेम परसेंट पे, हमेशा आएगा तो डिक्रीज ही। कितने परसेंट से आएगा, -x² by 100%। यहाँ पे x क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, तो -400 by 100 का परसेंट इज इक्वल टू कितना होगा, तो -4% का डिक्रीज हो गया आंसर। 12 लीटर ऑफ मिक्स ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स 30% एसिड। 30% की फ्रैक्शन कितनी होगी 3/10, 3 हो गया एसिड 10 में से, तो 7 कितना हो गया वाटर, 3 हो गया एसिड तो 7 हो गया वाटर। हाउ मच लीटर ऑफ वाटर शुड बी विथड्रॉन टू मेक एसिड 40%। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है 2/5, तो एसिड हो गया 2,
5 में से, तो बचा वाटर कितना 3। अब यहाँ पे बात आ रही है कि वाटर को विड्रॉ किया तो एसिड तो उतना का उतना ही होगा, तो एसिड की क्वांटिटी हम दोनों केसेस में सेम कर देते हैं। कैसे सेम होगी, यहाँ पे इंटू 2 कर देते हैं और यहाँ पे इंटू 3 कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 6 और 6। अब यहाँ पे इंटू 2 किया है तो 7 के साथ भी इंटू 2 करना पड़ेगा, और इधर इंटू 3 किया है तो इधर भी इंटू 3 करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 14 और 9। पहले एसिड और वाटर टोटल मिलाकर के कितना था 6 + 14 दैट इज इक्वल टू 20 यूनिट्स, और एक्चुअल में था कितना 12 लीटर्स, तो 20 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है 12 लीटर को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 3/5 लीटर को। और वाटर कितना कम हो गया पहले से और बाद से, पहले 14 था अब 9 हो गया, कितना कम हो गया 5 कम हो गया, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट वाटर कम हो गया, और एक्चुअल में कितना कम हुआ होगा 3/5 × 5 दैट इज इक्वल टू 3 लीटर आंसर। वाटरमेलन कंटेन्स 90% वाटर, 90% की फ्रैक्शन कितनी होती है 9/10, तो 10 में से 9 वाटर हो गया, तो पल्प कितना हो गया 1। आफ्टर सम टाइम्स इट कंटेन्स ओनली 12% वाटर, 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/25, तो 12% की फ्रैक्शन कितनी होगी 4 × 3 12, तो 3/25, तो वाटर कितना हो गया 3 25 में से, तो पल्प कितना हो गया 25 - 3 दैट इज इक्वल टू 22। तो ऐसे वेट कितना हो गया वाटरमेलन का 22 + 3 25 यूनिट्स, और एक्चुअल में वेट कितना हो गया अब 50 kg, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितने को 2 kg को। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि थोड़ी देर बाद वाटर 12% हो गया, लेकिन पल्प तो उतना का उतना ही था, तो पल्प दोनों जगह सेम कर दो, इधर 22 है तो इधर भी 22 कर दो। अब यहाँ पे इंटू 22 किया तो इधर भी इंटू 22 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 198 और ये हो गया 22। ये क्या है ओरिजिनल वेट है, तो 198 + 22 कितना हो गया 220 यूनिट्स, किसको रिप्रेजेंट करेगा 1 यूनिट रिप्रेजेंट करा है 2 kg को, तो 220 यूनिट कितना होगा 440 kg, दैट विल बी द ओरिजिनल वेट एंड दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर, हाउ मेनी kg ऑफ ड्राई फ्रूट्स कैन बी मेड फ्रॉम 75 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है, 68% की फ्रैक्शन क्या होगी 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, तो 68% की कितनी होगी 4/17 होता है 68, तो 17/25, 17 क्या हो गया वाटर हो गया, और 25 क्या टोटल कंपोजिशन हो गया फ्रेश फ्रूट का, जिसमें से पल्प कितना हो गया 25 टोटल था, 17 वाटर है तो पल्प कितना हो गया 8। ऐसे ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी 1 हो गया वाटर, 5 था टोटल कंपोजिशन, तो ये कितना हो गया पल्प दैट इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे बोला है कि हमें ड्राई फ्रूट बनाने हैं फ्रेश फ्रूट से 75 kg फ्रेश फ्रूट से, तो एक काम करते हैं पल्प तो हमें इक्वली चाहिए होगा, तो इस वजह से यहाँ पे पल्प को बराबर कर देते हैं फ्रेश फ्रूट के ड्राई फ्रूट के पल्प को, तो यहाँ पे इंटू 2 किया है तो इधर भी इंटू 2 करना पड़ेगा। ये कितना हो गया अब नया रेशियो 8:2, 75 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट थे तो 17 + 18 कितना हो गया 25 यूनिट, ये हो गया टोटल कंपोजिशन, और इससे कितने फ्रेश फ्रूट बन रहे हैं 75 kg, यानी 25 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 75 kg को, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 3 kg को, तो 8 + 2 10, तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 30 kg को, यानी हम 75 kg फ्रेश फ्रूट से 30 kg ऑफ ड्राई फ्रूट्स बना सकते हैं। ठीक है, एवरी डे मैंगो सेलर सेल्स हाफ हिज स्टॉक, 10% ऑफ द स्टॉक ओवरनाइट गेट्स स्पॉइल्ड, इफ 1983 मैंगोज रॉटेड ओवर 3 नाइट्स देन हाउ मेनी डिड ही स्टार्ट विद ऑन द फर्स्ट डे। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कुछ इस तरीके से मानने हैं कि अगर हम उनको 3 नाइट तक अगर वो आधा स्टॉक बेचे तो वो डेसिमल में आंसर ना आए, प्लस हर रात उसका 10% का जो स्टॉक खराब हो जाता है उस हिसाब से भी अगर हम 3 नाइट्स तक लेकर चले तो भी हमारे जो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो पॉइंट्स में ना आए, तो हाफ उसके एक दिन में वो स्टॉक बेच देता है, तो 3 नाइट के हिसाब से तो मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे जो नंबर मैं मान सकता हूँ, क्या मान सकता हूँ 8 मान सकता हूँ, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो 10 × 10 × 10 दैट इज इक्वल टू 1000। टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितना मालूम है 8000, आधे तो उसने बेच दिए 4000 बेच दिए, आधे उसके पास बच गए 4000 उसके पास बच गए, जिसमें से 10% खराब हो गया यानी 400 खराब हो गया। अगले दिन उसने स्टार्ट कितने से किया होगा 3600 मैंगोज से, 3600 में से 1800 उसने बेच दिए होंगे, 1800 उसके पास बच गए होंगे, उसमें से 10% खराब निकले होंगे तो 180 उसके पास खराब निकले। अगले दिन वो स्टार्ट कितने से करेगा 1620 से, 810 वो बेच चुका होगा, 810 उसके पास बच जाएंगे जिसमें से 10% खराब हो जाएंगे दैट इज 81, तो टोटल उसके पास खराब कितने मैंगोज हो गए 661, और एक्चुअल में कितने खराब है उसके पास मैंगोज 1983। एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 3 को, तो 8000 यूनिट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे 8000 × 3 दैट इज इक्वल टू 24000 मैंगोज उसके पास फर्स्ट डे